सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं बी आर कुमावत आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रीड के लिए इंग्लिश। रीड के लिए इंग्लिश जो अपनी इस क्लास में चल रही है उसकी अगली कड़ी में आज हम मेथड चालू कर रहे हैं और मेथड को हम अति शुरुआती बिंदु से ले रहे हैं। ध्यान रहे, आज जो कुछ हम मेथड में पढ़ेंगे ये अपने मेथड में आगे कुछ भी पढ़े, चाहे भले हम रीड में पढ़ें, चाहे हम सेकंड ग्रेड में पढ़ें, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें जिसमें मेथड एप्लीकेबल है, उस सभी लेसन्स के लिए संपूर्ण मेथड का आज का जो ये लेसन है ये आधार बनेगा। इट्स द बेसिस ऑफ ऑल मेथड, इट्स ऑफ द ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अप्लाइड टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज की जो लेसन है ये एक आधारनुमा लेसन है आगे की संपूर्ण मेथड के लिए। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी सीरियस रहेंगे आज के लेसन की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। तो अब आइए चलते हैं। आज अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये लेसन अपना लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी है एंड लैंग्वेज सेकंड में भी है, दोनों में है ये लेसन अपना। और इस लेसन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इस लेसन से, अर्थात आज जो हम पढ़ेंगे उससे अपने एग्जाम में अपीयर होंगे। मात्र वो 2 या 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही हमारा इस लेसन को पढ़ना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस लेसन को पढ़ना हमारा उद्देश्य है आगे की संपूर्ण पेडागोजी को तैयार करना, उसके लिए एक आधारशिला तैयार करना। तो आइए चलते हैं। देखिए इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। देखिए इंग्लिश टीचिंग के मामले में पेडागोजिस्ट ने लैंग्वेज का साइकोलॉजिकल तरीके से, लिंग्विस्टिक तरीके से और पेडागोजिकल तरीके से एनालिसिस किया। और जिस साइकोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से एनालिसिस किया उसने उस तरीके से संबंधित अपनी कुछ थियोरी दी, हाउ दिस लैंग्वेज कैन बी टॉट, कैसे पढ़ाई जा सकती है लैंग्वेज। और उस थियोरी को अपने ये थियोरी भी न कह करके शुरुआत में तो ये उन साइकोलॉजिस्ट की धारणा थी कि ये लैंग्वेज ऐसी पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समय के साथ साथ में उस धारणा को मान्यता मिल गई और वो धारणा ही थियरी कहलाई, या मैं यूं कहूं प्रिंसिपल कहलाई। कौन कौन से वो प्रिंसिपल, इस बारे में हम विचार बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं एक दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा इन प्रिंसिपल्स को सीखने से पहले, और वो पॉइंट है द ट्रीलिंगुअल कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। द ट्रीलिंगुआ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ट्रीलिंगुआ कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट बताता है कि 3 लैंग्वेजेस आर टू बी टॉट एट द स्कूल लेवल। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में, हमारे देश में विद्यालय शिक्षा पद्धति में 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। त्रिभाषाई सूत्र लगता है यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में, कि स्कूल एजुकेशन में बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। और उन तीनों भाषाओं का एक क्रम बनाया गया, उनको नाम दिया गया। कौन कौन सा? पहला फर्स्ट लैंग्वेज, और दूसरा सेकेंड लैंग्वेज, और तीसरा थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज वो जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, अर्थात हम ये कहें मदर टंग। मदर टंग होती है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग है, जो भी बच्चे की मदर टंग है, अर्थात मां से सीखी जो भी भाषा है वो फर्स्ट लैंग्वेज है। मदर टंग सब क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल में भी क्यों पढ़ाई जानी है? बच्चा सीख तो लेता है, मदर टंग को मां से सीख लेता है, ये उसकी एनवायरमेंटल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी स्कूल में इसको पढ़ा करके और उन्नत क्यों किया जाना है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज, या हम यूं कहें मदर टंग, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग नॉलेज। नॉलेज प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज को उन्नत तरीके से पढ़ाया जाना जरूरी है स्कूल एजुकेशन में। दूसरी लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? इट्स द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्टेटस। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्टेटस,
ये वो लैंग्वेज है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस प्राप्त हो, अर्थात ये इंग्लिश है। हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ऐसा माना गया कि फर्स्ट लैंग्वेज वो है जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, पहले प्रयास के साथ ही सीखता है, और वो लैंग्वेज मदर टंग है। सेकंड लैंग्वेज वो है लैंग्वेज है बच्चे को एक अच्छी जीवन शैली इस विद्यालय शिक्षा के पूरी होने के बाद में जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको अच्छी जीवन शैली जीने में जो लैंग्वेज सहायक है वो सेकंड लैंग्वेज है। आज एक बच्चा पढ़ता है, कल वो एक देश विशेष का नागरिक नहीं बनेगा, वो कॉस्मोपॉलिटन बनेगा। आज इस ग्लोबल एज में वो विश्व का नागरिक बनेगा। ऐसी स्थिति में उसको विश्व की भाषा आनी चाहिए, और वो विश्व की भाषा वो भाषा होती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेवल प्राप्त हो, इंटरनेशनल स्टेटस प्राप्त हो। वो लेवल इंग्लिश को प्राप्त है। हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश चलती है। हमारे देश में नहीं, दुनिया के तमाम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश चलती है। क्यों चलती है? सारे ही देशों में जहां पर इंग्लिश मदर टंग नहीं है, जहां की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वो देश कहलाए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। उन सब में इंग्लिश से सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्यों चलती है स्कूल में? इसका कारण द वर्ल्ड वॉर सेकंड है। वर्ल्ड वॉर सेकंड ने इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया। अर्थात इसी ने, वर्ल्ड वॉर सेकंड ने ही इंग्लिश को समस्त नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की स्कूल एजुकेशन में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा द वर्ल्ड वॉर सेकंड ने दे दिया। वो कैसे? देखिए, इस वर्ल्ड वॉर सेकंड ने तय कर दिया था कि इफ दिस टाइप ऑफ ए वॉर हैपेंस अगेन, नथिंग विल बी सेव्ड देयर इन द ह्यूमैनिटी, इन द वर्ल्ड। कुछ भी नहीं बचेगा इस सुंदर संस्कृति में अगर ऐसा युद्ध दोबारा हो गया तो। यह बात सिद्ध कर दी थी इस वर्ल्ड वॉर सेकंड ने। इसलिए इस वर्ल्ड वॉर के जो लीडिंग कंट्रीज थे, उन्होंने जैसे ये युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम दिया उन्होंने यूएनओ। मैं ये कहूं 1945 में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया यूएनओ, उसको नाम दिया यूएनओ। और यह संगठन क्यों बनाया? युद्ध रोकने के लिए। इस संगठन में उन्होंने शपथ ली, वी शैल नेवर फाइट अगेन, हम दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। अर्थात दुनिया में एकता स्थापित करने के लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया यूएनओ। यूएनओ में एक क्वेश्चन उठा कि जब आप दुनिया में एकता स्थापित करने के लिए संगठन बना रहे हो, एक हो रहे हो, तो फिर आपकी लैंग्वेज भी एक ही होनी चाहिए। आप अलग अलग मदर टंग से बिलोंग करते हो, अलग अलग देश से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो मीडिएटिंग लैंग्वेज है वो तो एक होनी चाहिए ना। आज तो यूएनओ की मीडिएटिंग लैंग्वेज कई हो सकती हैं, लेकिन उस समय जो टॉप पर मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में यूएनओ की मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में जिस लैंग्वेज को दर्ज किया गया था वो लैंग्वेज थी इंग्लिश। वो मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में दर्ज कौन सी हुई? इंग्लिश। तो 1945 में हम यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का गौरव प्राप्त हो गया था। इसलिए अब सभी देशों के लिए जरूरी हो गया कि वो अपनी स्कूली एजुकेशन में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को पढ़ाना शुरू करें, और उसके बाद में ही इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में, मैं कहता हूं दुनिया के तमाम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाया जाने लगा आफ्टर 1945, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ। अब देखिए, यहां पर इंग्लिश को मीडिएटिंग लैंग्वेज कहा किसने? यूएनओ ने। लेकिन पेडागोजी ने इंग्लिश को मीडिएटिंग लैंग्वेज न कह के एक दूसरे टर्म में कहा, क्या? लिंग्वा फ्रैंका। पेडागोजी ने लिंग्वा फ्रैंका, पेडागोजी ने इसको लिंग्वा फ्रैंका कहा। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब मीडिएटिंग लैंग्वेज। लिंग्वा फ्रैंका का शाब्दिक अर्थ हुआ मीडिएटिंग लैंग्वेज। ये लिंग्वा फ्रैंका है, ये एक फ्रेंच टर्म है पेडागोजी में। फ्रेंच टर्म कैसे आई? क्योंकि इंग्लिश हालांकि दुनिया में सेकंड लैंग्वेज के रूप में 1945 के बाद में पढ़ाई जाने लगी, लेकिन
फ्रांस वो देश है जहां पर इंग्लिश सबसे पहले पढ़ाई जाने लगी सेकंड लैंग्वेज के रूप में। मैं यूं कहूं कि ये कोई 16th सेंचुरी में ही वहां चालू कर दी गई थी तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि फ्रांस वो देश है जहां पर अंग्रेजों का दबदबा सबसे पहले रहा, जहां पर अंग्रेजों का पॉलिटिकल अतिक्रमण सबसे पहले हुआ वहां पर। इसलिए फ्रांस ने यह सीख लिया था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश The English language is necessary to be learned। अंग्रेजी भाषा तो सीखनी है, अंग्रेजी भाषा अपने बच्चों को सिखाई जानी है। इसलिए उन्होंने अपने स्कूल में सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाना चालू कर दिया था सेकंड लैंग्वेज के रूप में। यहां तक कि देखिए शताब्दियों पहले यूएनओ की स्थापना के शताब्दियों पहले उन्होंने फ्रांस वालों ने चालू कर दिया था। इसीलिए यही कारण है कि आज इंग्लिश टीचिंग में जो परंपरागत जो मेथड्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, जैसे डायरेक्ट मेथड है, परंपरागत जो अप्रोचेज हैं जैसे सिचुएशनल अप्रोच, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ऐसे सारे के सारे फ्रेंच प्रोडक्ट हैं, ये फ्रांस में बने हैं। तो अब आगे चलते हैं। सेकंड लैंग्वेज का दर्जा है इंग्लिश को, और थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? यह लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज का मतलब कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। लैंग्वेज अदर देन द फर्स्ट एंड द सेकंड लैंग्वेज, द सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के अलावा कोई भी भाषा हो सकती है थर्ड लैंग्वेज के रूप में। कोई डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं है। कोई भी देश कोई भी भाषा को थर्ड लैंग्वेज के रूप में अपना सकता है। हमारे देश में थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुजराती, इस प्रकार की लैंग्वेजेस अक्सरतः चलती रही हैं। तो ये तो है दोस्तों हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के टॉपिक में आने से पहले जो मेरे प्रिलिमिनरी पॉइंट्स जो चाहिए, जो हमें थोड़ा नॉलेज चाहिए, वो ट्रीलिंग्वा कॉन्सेप्ट का है। स्कूल एजुकेशन में ट्रीलिंग्वा कॉन्सेप्ट ये बताता हमें कि स्कूल एजुकेशन में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जानी चाहिए। मात्र इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के बहुतायत देशों में यह ट्रीलिंग्वा कॉन्सेप्ट है। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होती है, सेकंड लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल स्टेटस की लैंग्वेज होती है, जो कि इस समय यही माना जाता है कि इंग्लिश है, और थर्ड लैंग्वेज है वो मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज। इन फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज दोनों के अलावा कोई भी तीसरी भाषा हो सकती है। सेकेंड लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अपनी स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है तो वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, न कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। अपने स्कूल एजुकेशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिस्टम भी है का क्लास 11 क्लास 12 में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं अपने यहाँ पर। तो ऑप्शनल इंग्लिश है तो वो सेकंड लैंग्वेज नहीं है। तो सेकंड लैंग्वेज का मतलब है कंपलसरी सब्जेक्ट, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में कंपलसरी सब्जेक्ट, ये लीजिए। और थर्ड लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज दोनों के अलावा कोई भी तीसरी भाषा। इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका कहा गया। लिंगुआ फ्रैंका एक फ्रेंच टर्म है। लिंगुआ फ्रैंका का इंग्लिश में अर्थ होता है मीडिएटिंग लैंग्वेज, इसका अर्थ है मीडिएटिंग लैंग्वेज। अब चलते हैं हम आगे आज के अपने मेन मुख्य प्रकरण में, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए जो पेडागोजिस्ट थे, अध्यापन वैज्ञानिक, पेडागोजी अध्यापन विज्ञान, जो पेडागोजिस्ट थे उन्होंने लैंग्वेज टीचिंग का एनालिसिस किया। जब 1945 में एक साथ में दुनिया के तमाम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में अपनाया जाने लगा, तो उस समय दुनिया के पेडागोजिस्ट ने विचार किया कि आखिर इस लैंग्वेज को पढ़ाया कैसे जाए। तो उन्होंने इसका विश्लेषण किया। एक तो देखिए जो पेडागोजिस्ट थे वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल तरीके से भी इसका विश्लेषण किया, उन्होंने पेडागोजिकल तरीके से भी लैंग्वेज का विश्लेषण किया, और इन्होंने लिंग्विस्टिक तरीके से भी इसका विश्लेषण किया। अर्थात हम कह सकते हैं द लिंग्विस्टिक, पेडागोजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज हैज रिजल्टेड इनटू सेवरल अजम्पशंस। कई धारणाएं उन्होंने अपनी पाई कि लैंग्वेज ऐसी पढ़ाई जा सकती है, और उन धारणाओं को कालांतर में प्रिंसिपल्स कहा गया। अब ये ठोस धारणाएं बन गई, ये ठोस पॉइंट बन गए कि इंग्लिश की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस प्रकार से चलती है, इसमें ये बातें आती हैं, ठोस पॉइंट बन गई। ये प्रिंसिपल्स पहले
ठोस पॉइंट बने, ठोस बिंदु बने, जिनके आधार पर आगे मेथड बन गई, आगे उनके ऊपर और विचार बन गया, मेथड बन गई, आगे आगे ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाने लग गए, आगे उनके आधार पर सिलेबस बनने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब इस लैंग्वेज का एनालिसिस किया गया लिंग्विस्टिक तरीके से भी, पेडागोजिकल तरीके से भी और साइकोलॉजिकल तरीके से भी, तो ये एनालिसिस कोई एक साथ में नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पर हुआ। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने इसका लिंग्विस्टिक तरीके से एनालिसिस किया, भाषाई तरीके से कि भाषा कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, कि एक मदर भाषा में सारी भाषाओं को एक माना गया है इसमें, कि मदर टंग जैसे पढ़ाई जाती है वैसे सेकंड लैंग्वेज पढ़ा दी जाएगी, इंग्लिश पढ़ा दी जाएगी। पेडागोजिकल तरीके से यह माना गया कि पेडागोजी है वो एक आर्ट है, टीचिंग एक आर्ट है, और उन्होंने ये माना कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वैसे नहीं पढ़ाई जा सकती, इसके लिए कुछ डेफिनेट एज्यूम्शंस और हैं, अलग हैं। और साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चे की बिहेवियरल स्टडी की गई, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने बच्चे की बिहेवियरल स्टडी की कि इसमें बिहेवियरल चेंज किस प्रकार से आ सकता है, वो ज्यादा सहज तरीके से लैंग्वेज कैसे सीख सकता है, दूसरी लैंग्वेज जो उसकी पर्यावरणीय भाषा नहीं है उसको ज्यादा सहज तरीके से कैसे सीख सकता है। उन्होंने कुछ अपने एज्यूम्शंस दी। तो ये एज्यूम्शंस कुछ समय बीतने के बाद में इन्होंने अपनी अच्छी मान्यता प्राप्त कर ली। तो ये एज्यूम्शंस ही आगे चल करके ये प्रिंसिपल्स कहलाई, और इन प्रिंसिपल्स को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक एनालिसिस हुआ था, और पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये 3 हमारी मेन हेडिंग होगी प्रिंसिपल्स की। इनके तहत सारे प्रिंसिपल्स की हम स्टडी करेंगे। आप देखते हैं यहां पर ये जो 3 तरह के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, इन तीनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात तो इनका मैं महत्व बता दूं आपको, इनका ऑब्जेक्टिव बता दूं कि ये तीनों ही दे मेक ये करते हैं दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बना देते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं, और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सारे ही प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप ये देख पढ़ते हो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और उसके नीचे पढ़ते हो कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है। बात मोटिवेशन के प्रिंसिपल की नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर एप्लीकेबल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, all those principles make the teaching learning process easy, interesting and effective। तो ये easy बनाते हैं, interesting बनाते हैं and effective, और effective बना देते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल्स क्या काम किए, क्यों हमें इनको पढ़ना चाहिए, क्यों इनमें बिलीव करना चाहिए। तो ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बना देते हैं, ये इंटरेस्टिंग बना देते हैं, टीचिंग को भी इजी और लर्निंग को भी इजी। तो टीचर के लिए भी सहूलियत और लर्नर के लिए भी सहूलियत। तो इजी बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरी बात हम ये देखिए क्यों बना देते हैं, इजी कैसे बनाते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण होता है। टीचिंग का के ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण होता है। टीचर देता है ये चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, व्हाट आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच आई एम गोइंग टू टीच दीज पॉइंट्स, दिस मैटर, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, क्यों का उत्तर ये देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, बिकम, ये बन जाते हैं, बिकम द बेसिस, ये आधार बनते हैं, बिकम द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का आधार बनते हैं, ये उद्देश्यों का आधार बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एंड द सिलेबस, और सिलेबस का आधार बनते हैं, ये सिलेबस का आधार बनते हैं, बीइंग प्रेस्क्राइब्ड, जो सिलेबस प्रेस्क्राइब करना है, जो उद्देश्य प्रेस्क्राइब करने हैं, उनके आधार बनते हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स के भी आधार बनते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स के आधार बनते हैं, और जो सिलेबस अप्लाई किया जाना है उसके भी आधार बनते हैं। इनके आधार पर उन ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए वो सिलेबस अप्लाई किया जाता है। चलते हैं अब आगे हम, आइए देखिए। तो
3 हेडिंग के तहत पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अंडर द हेडिंग ऑफ दीज 3 पॉइंट्स वी शैल स्टडी दिस होल टॉपिक। तो आप देखेंगे सबसे पहले अपने पास में आता है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लर्निंग सम बेसिक स्किल्स। कुछ बेसिक स्किल्स को सीखना ही लैंग्वेज लर्निंग है, ये मानते हैं। ये प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को पर बल देते हैं। ये इनका मानना है कि लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लैंग्वेज, जिन साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज का लैंग्विस्टिक तरीके से एनालिसिस किया था उनका ये मानना था कि लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है मीन्स टू लर्न सम, कुछ एक बेसिक स्किल्स, कुछ बेसिक स्किल्स को सीखना ही लैंग्वेज लर्निंग है। उनका ये मानना था। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से मदर टंग अचीव की जाती है, सीखी जाती है, उसी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज, उसी तरीके से सेकंड लैंग्वेज सीखी जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। तो लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लर्निंग स्किल्स। लैंग्वेज टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचिंग, ये भी मानते हैं, अन्य टीचिंग से अलग है। लैंग्वेज टीचिंग मैथमेटिकल टीचिंग से अलग है, साइंस की टीचिंग से अलग है। लेकिन क्योंकि साइंस की टीचिंग से अलग कैसे लैंग्वेज टीचिंग? क्योंकि ये कुछ बेसिक स्किल्स पर जोर देती है, उन बेसिक स्किल्स पर साइंस या मैथमेटिक्स जोर नहीं देती है, तो ये उनसे अलग है। लेकिन लैंग्वेज टीचिंग सभी लैंग्वेजेस की समान है, एक ही है, ऐसा लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स मानते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी ढूंढी? उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने ये 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स ढूंढी। कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बच्चा जिस प्रकार से इनको अर्जित करता उसी क्रम में, जैसे सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है। एक नवजात शिशु है, वो रोता है इस दुनिया में आते ही। वो क्यों रोता है? क्योंकि वो लिसनिंग कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनता है। वो शांतिपूर्ण दुनिया का निवासी था और अचानक वो जैसे चीख कर कह रहा है, भाई कहां ले आए मुझे इस शोर शराबे में। उसकी लिसनिंग कैपेसिटी काम कर रही है, वो रो रहा है, इसका मतलब उसकी लिसनिंग कैपेसिटी काम कर रही है। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्पीकिंग करता है, उसके बाद में और बड़ा होता है तो वो रीडिंग करता है, और बड़ा होता है फिर वो राइटिंग करता है। तो जिस प्रकार से मदर टंग को सीखता वैसे ही लिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि उसको उसी क्रम में उसको इंग्लिश टीचिंग दी जाए, अर्थात पहले उसको सुनना सिखाया जाए, साउंड समझना सिखाया जाए उसको, फिर उसको बोलने का मौका दिया जाए, फिर उसको कुछ रीड करना सिखाया जाए, और फिर रीड करने में जो सिंबल्स उसके ध्यान में आए हैं लैंग्वेज के, तो उनके आधार पर उनको इमिटेट करता हुआ उसको राइटिंग का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। 4 लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स माना गया इन चारों को। इनको कहा गया है क्या? बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स कहा गया है इनको, बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। इन स्किल्स में हम देखते हैं कि लिसनिंग है और स्पीकिंग है, ये लैंग्वेज का ओरल एस्पेक्ट तैयार करती हैं। दोनों स्किल्स हम कह सकते हैं ओरल एस्पेक्ट तैयार करती हैं लैंग्वेज का, इसलिए ये ओरल स्किल्स हैं। ये लैंग्वेज का ओरल एस्पेक्ट तैयार करते हैं। लैंग्वेज का शुरुआती एस्पेक्ट ओरल एस्पेक्ट ही है। ओरल एस्पेक्ट के बाद में ये लैंग्वेज का रिटन एस्पेक्ट आता है। 2 स्किल्स हैं लैंग्वेज के रिटन एस्पेक्ट में, लिखित प्रारूप में एस्पेक्ट में। हम यूं भी कह सकते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग ओरल स्किल्स हैं और रीडिंग और राइटिंग है ये रिटन स्किल्स हैं। इनको रिटन स्किल्स कहा गया क्योंकि रिटन एस्पेक्ट तैयार करते हैं लैंग्वेज का। ये एस्पेक्ट बाद में आता है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये एस्पेक्ट सबके पास में आता है, चाहे एजुकेशन न जुड़ा हुआ वो भी इस एस्पेक्ट को ग्रहण करता है। इन दोनों एस्पेक्ट को मिला करके लैंग्वेज पर कमांड हासिल होती है। इसलिए स्कूली एजुकेशन में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि उसको दोनों एस्पेक्ट की प्राप्ति हो, वो ओरल एस्पेक्ट भी सीखे लैंग्वेज का और वो रिटन एस्पेक्ट भी सीखे। ओरल एस्पेक्ट में वो लिसनिंग स्पीकिंग सीखे, रिटन एस्पेक्ट में रीडिंग और राइटिंग सीखे। आइए आगे थोड़ा और विचार करते हैं। जब बच्चा लिसनिंग कर रहा है तो वो क्या लिसनिंग कर रहा है? तो वो कुछ रिसीव कर रहा है।
लिसनिंग कर रहा है बच्चा तो कुछ रिसीव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रिसेप्टिव स्किल है। लिसनिंग है वो एक प्रकार से रिसेप्टिव स्किल है, वो कुछ रिसीव कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, वो तो कुछ अर्जित कर रहा है। खुद उसको ये नहीं कि खुद अपनी एनर्जी कुछ काम में लेनी पड़ रही है, अपनी इंटेलेक्चुअल एनर्जी ज्यादा काम में नहीं ले रहा, वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो केवल रिसीव कर रहा है। इसलिए लिसनिंग को रिसेप्टिव स्किल कहा गया। ऐसा ही रीडिंग में है, रीडिंग में भी ऐसा ही है कि रीडिंग में भी वो रिसीव करता है। इसलिए रीडिंग और लिसनिंग, ये लिसनिंग और रीडिंग है, ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। हम कह देंगे कि ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हैं। आगे देखते हैं, ये स्पीकिंग है। स्पीकिंग में खुद क्रिएट करता है, कुछ आवाज क्रिएट करता है। राइटिंग में भी वो खुद क्रिएट करता है, वो राइटिंग में जो लिखने का मोड है खुद क्रिएट कर रहा है, खुद कुछ करता है। इसलिए इनको क्रिएटिव स्किल्स कहा गया है। ये क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये क्रिएटिव स्किल्स हैं, हम इनको क्रिएटिव स्किल्स कहेंगे। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि लिसनिंग और रीडिंग both are the receptive skills. As a learner in achieving these two skills himself does nothing but he receives something, and therefore these both skills are termed as receptive skills. But the speaking and writing, these two skills are termed as creative skills because the learner creates something while achieving these two skills. वो कुछ create करता है। आगे देखते हैं, आइए। receptive skill में कुछ प्राप्त करता है, वो कुछ क्रिएट करने के लिए करता है, बाद में कुछ करेगा, कुछ प्रोडक्ट करने के लिए। खुद उसमें तो प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट करने के लिए इनको अचीव कर, जैसे लिसनिंग कर रहा है तो बाद निश्चित रूप से वो स्पीकिंग करेगा, स्पीकिंग करने के उद्देश्य से वो लिसनिंग कर रहा है, इसलिए वो आगे कुछ और करेगा, आगे करने की उसकी तमन्ना बनती है यहाँ पर। इसलिए इनको हम कहें रिप्रोडक्टिव स्किल भी कह देंगे, रिप्रोडक्टिव स्किल भी कहें, ये रिप्रोडक्टिव स्किल्स भी हैं। क्यों है रिप्रोडक्टिव स्किल्स? लिसनिंग इज ए रिप्रोडक्टिव स्किल इन द सेंस दैट इट पेव्स फोर्थ द वे ऑफ स्पीकिंग। ये स्पीकिंग का रास्ता प्रशस्त करती है, इसलिए रिप्रोडक्टिव स्किल है। रीडिंग है, ये रिप्रोडक्टिव स्किल क्यों है? बिकॉज इट पेव्स फोर्थ द वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि राइटिंग का रास्ता प्रशस्त करती है, राइटिंग का रास्ता दिखाती है, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव स्किल है। इधर देखिए तो स्पीकिंग में अपने आप ही प्रोडक्शन हो रहा है और राइटिंग में प्रोडक्शन हो रहा है अपने आप ही, तो इसको हम प्रोडक्टिव स्किल कहेंगे, इनको हम प्रोडक्टिव स्किल कहेंगे। प्रोडक्टिव स्किल्स हैं ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। ये देखिए प्रोडक्टिव स्किल्स। अभी हम देखते हैं, देखिए स्पीकिंग और यहां पर एक बात क्लियर हो गई अपने दिमाग में कि लिसनिंग इज द बेसिस ऑफ स्पीकिंग। देखिए इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन की थियरी आगे चलती है। लिसनिंग इज द बेसिस ऑफ व्हाट? Listening is the basis of speaking. What's the basis of reading? Speaking is the basis of reading. And reading is the basis of writing. इसलिए writing है वो toughest skill है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा टफ स्किल का नाम राइटिंग है। यह है द टफेस्ट स्किल। द टफेस्ट स्किल ज्यादा टफ है, वो बाद में सीखा जाता है बच्चे से, शुरुआत में नहीं सीखा जाता, इसलिए टफेस्ट स्किल है। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए क्या जरूरी है? सीखने के लिए, बच्चे के लिए सीखने के लिए दो प्रकार का डेवलपमेंट जरूरी है बच्चे के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हमें साइकोलॉजी बताती है कि फिजिकल डेवलपमेंट और साथ में इसी के का कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट। ये दोनों जरूरी हैं सीखने के लिए। शुरुआत में बच्चा इतना छोटा होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट काम करता है। देखना शुरुआत में छोटा होता है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता, इसलिए वो सोच भी नहीं सकता ज्यादा। उसके बाद में जो फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ जाता है तो होठों की मूवमेंट कर लेता है वो, तो ये तो फिजिकल डेवलपमेंट में होठों की मूवमेंट करता हो और दिमाग भी काम करने लगता ज्यादा, किस प्रकार से मूवमेंट करनी है, तो स्पीकिंग होती है। तो फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों का सुमेल काम में आ रहा है। रीडिंग में
रीडिंग में वो जो कोड्स हैं उनको पहचान लेता है, जो लैंग्वेज कोड हैं, जो अक्षर हैं उनको पहचान लेता है। यहाँ पर और बड़ा होता है, कोड की भाषा समझता है, फिर से फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन काम आ रहा है, और आगे फिर राइटिंग में देखिए मोटर स्किल, जो फाइन मोटर स्किल है, रिस्ट मूवमेंट है, वो और कुछ बड़ा होता है, उसके बाद में ही रिस्ट मूवमेंट पर कंट्रोल हो पाता है। अगेन वी कैन से दैट द फिजिकल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल टुगेदर वर्क्स इन अचीविंग द राइटिंग स्किल, दैट इज द टफेस्ट स्किल, जो कि टफेस्ट स्किल है। एक बात अब और देखते हैं, देखिए यहां पर लिसनिंग और रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, जब बच्चा खुद बोलता है तो निसंदेह वो एक्टिव रहता है बोलते हुए कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो लिखता है तो एक्टिव रहता है, और अगर एक्टिव नहीं भी रहता है तो कम से कम वो बोलते समय, जब वो सुनते समय एक्टिव रहता है उससे तो ज्यादा ही एक्टिव रहता है बोलते समय। इसलिए ये लिंग्विस्टिक्स ने यहाँ स्पीकिंग और राइटिंग को एक्टिव स्किल भी कहा है, एक्टिव स्किल्स भी कहा है, एक्टिव स्किल्स भी इनको कहा है, एक्टिव स्किल्स, और इसी सेंस में इनको पेसिव स्किल्स भी कहा है, पेसिव स्किल्स भी कहा है, स्किल्स भी कहा है। ये लो, ये है अपने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। हम ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग। अब इसमें यही बात आएगी कि प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग सिखाओ, क्योंकि मदर टंग में बच्चा लिसनिंग सीखता है सबसे पहले, तो सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में भी उसको सबसे पहले लिसनिंग सिखाओ, और लिसनिंग वो आधार बनेगी उसकी स्पीकिंग का, ये प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग हो गया। ये लिसनिंग के बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग, ये एक बेसिक स्किल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स यही मानते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग का मामला ही कुछ बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स सीखना है, और उनको इसी क्रम में सीखना है जिस क्रम से बच्चा अपनी मदर टंग को सीखने में काम में लेता है, उनको स्किल्स को डेवलप करता है, उसी तरीके से उनको सिखाया जाए। आइए आगे चलते हैं। अब जो कुछ हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन आप साथ साथ में हल करते जा रहे हैं, डेफिनेटली आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को हल करने में। इस टॉपिक से संबंधित जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आने चाहिए। सेकंड लैंग्वेज में कई बार 3 आ जाते हैं, कई बार 2 प्रश्न आ जाते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में तो इसके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसके बाद में इसी यूनिट में मेथड और अप्रोचेज वाला थोड़ा लेंदी टॉपिक है। अगर इसके 2 चैप्टर आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसके 3 आ जाते हैं, या मतलब इसके 3 आते हैं तो उसके 2 आ जाते हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था रिसेप्टिव स्किल्स, और रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं। हमने अभी भी देखा है जिन स्किल्स में बच्चा कुछ रिसीव करता है, खुद क्रिएट नहीं करता, वो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, दैट आर लिसनिंग एंड रीडिंग। तो लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन डी गोज टू बी द राइट आंसर। साथ साथ हल करो अपनी, बहुत ध्यान से हम हल करेंगे इनको। लिसनिंग इज नॉट एन, लिसनिंग नहीं है, क्या नहीं है लिसनिंग? लिसनिंग एक पैसिव स्किल नहीं है क्या? पैसिव स्किल तो है लिसनिंग। अभी अभी हमने देखा है कि लिसनिंग है वो पैसिव स्किल है। ये देखो लिसनिंग आ रही है, ये पैसिव स्किल है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए लिसनिंग इज नॉट एन पैसिव स्किल, ये तो गलत हो गया हमारा। और एन एक्टिव स्किल, बिल्कुल एक्टिव स्किल नहीं है लिसनिंग। एक्टिव स्किल तो स्पीकिंग और राइटिंग है, इसलिए ये अपना सही हो गया। रिप्रोडक्टिव स्किल तो लिसनिंग है, ओरल स्किल भी लिसनिंग है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल में से कौन सी नहीं है? क्रिएटिव स्किल में हमने पढ़ा है अभी भी कि क्रिएटिव स्किल है, ये है हमारी क्रिएटिव स्किल कौन सी? राइटिंग और स्पीकिंग, ये क्रिएटिव स्किल है। इसलिए राइटिंग और स्पीकिंग को छोड़ करके दूसरी क्रिएटिव स्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्रिएटिव स्किल, स्पीकिंग तो क्रिएटिव स्किल है, रीडिंग क्रिएटिव स्किल नहीं है, और राइटिंग क्रिएटिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल का ही नाम क्रिएटिव स्किल है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन गो टू बी द राइट आंसर। ए चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न्स, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? ये आंसर हमें देखना है इसका। हाउ टू राइट, बिल्कुल नहीं सीखता, लिखना नहीं सीखता सबसे पहले। ये तो फिजिकल डेवलपमेंट और होगा थोड़ा, उसके बाद में फाइन मोटर स्किल के तहत आता नहीं, तो फाइन मोटर स्किल्स बाद में काम करने लगी। हाउ टू स्पीक, बोलना भी नहीं सीखता सबसे पहले हाउ टू लिसन, यस हाउ टू लिसन ये सीखता है सबसे पहले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आते हैं। आइए अब आगे और चलते हैं हम इन स्किल्स के आधार पर ही। अभी तक इन
स्किल्स को हमने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स की अर्डिंग के तहत पढ़ा है, अभी थोड़ा और पढ़ते हैं इनको। इनके आधार पर देखिए, अगर बच्चा लिसनिंग करके स्पीकिंग सीखता है, रीडिंग स्पीकिंग करके रीडिंग सीखता है, अंत में राइटिंग सीखता है, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि राइटिंग इज द टफेस्ट स्किल। ये टफेस्ट स्किल है, द टफेस्ट स्किल, सबसे टफ स्किल यही है, द टफेस्ट स्किल है ये तो तय हो गया अपना कि ये टफेस्ट स्किल है। और ये लिसनिंग है, ये द सिंपलेस्ट स्किल है, ये भी पता चल गया हमें, द सिंपलेस्ट स्किल है, सिंपलेस्ट स्किल है ये। कौन सी? लिसनिंग, लिसनिंग सिंपलेस्ट स्किल है। बच्चा अति सहज तरीके से इसको सीखता है, हालांकि सारी स्किल्स को सहज तरीके से सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा सहज तरीके से स्मूथ वे में लिसनिंग को सीखता है। इसी पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग है वो कैसे चलनी चाहिए। लैंग्वेज टीचिंग सिंपल से टफ की तरफ चलनी चाहिए, अर्थात मैं ये कह सकता हूं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज टीचिंग कैसी चलनी चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलनी चाहिए। सिंपल चीजें बच्चे को पहले पढ़ाओ, कॉम्प्लेक्स चीजें बाद में पढ़ाओ। सिंपल स्किल्स उसको पहले दो, कॉम्प्लेक्स स्किल्स को बाद में दो। पढ़ाने में जो टीचिंग आइटम्स हैं, लैंग्वेज आइटम्स, वो सिंपल पहले। लैंग्वेज आइटम्स जैसे मैं अभी चर्चा की मैंने, लैंग्वेज आइटम्स की क्या होते हैं, लैंग्वेज आइटम्स, लैंग्वेज आइटम्स क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। लैंग्वेज आइटम्स में वर्ड है, जैसे वर्ड लैंग्वेज आइटम है। वर्ड से पहले साउंड है, ये भी लैंग्वेज आइटम है। साउंड सबसे छोटी यूनिट है लैंग्वेज की, वर्ड सबसे छोटी यूनिट है ग्रामर की। तो यहां पर हम साउंड है, वर्ड है, फ्रेज है, फ्रेज, क्लोज या सेंटेंस, ये भी ये सब लैंग्वेज आइटम है। इनको लैंग्वेज आइटम कहा गया है। लैंग्वेज आइटम्स ये हैं। तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज आइटम्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना चाहिए टीचर को पढ़ाते हुए। यहां पर तो हम इनसे सीख सकते हैं सिंपल स्किल पहले, कॉम्प्लेक्स स्किल बाद में। अब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक हमारी थियरी बन जाती है, तो हर पॉइंट पर लागू होगी। कोई भी चीज बच्चे को पढ़ाते हो तो सिंपल पहले, कॉम्प्लेक्स बाद में, या हम ये कहें छोटी क्लास में सिंपल चीजें और बड़ी क्लास में कॉम्प्लेक्स चीजें। उसके बाद में एक पॉइंट देखिए से कौन सा निकलता है कि लिसनिंग बच्चे को आती है तो स्पीकिंग करता है, लिसनिंग नहीं आती तो स्पीकिंग नहीं करता। इफ योर चाइल्ड लर्न्स हाउ टू स्पीक, he tries to learn how to read. If he knows how to read, he tries to know how to write. रीडिंग करना जानता है तो लिखने की कोशिश करता है। अरे वो सुनना जानता है तो वो स्पीकिंग करने की कोशिश करता है। वो स्पीकिंग जानता है तो वो रीडिंग करने की कोशिश करता है। रीडिंग जानता है तो राइटिंग करने की कोशिश करता है। तो मैं कह सकता हूं एक हमारी थियरी बन सकती है नॉन टू अननोन, नॉन टू अननोन, कि बच्चा कैसे सीखता है, नॉन टू अननोन। ये लो, नॉन ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तो हम ये कहें कि अज्ञात इसके आधार पर अज्ञात सीखता हो, ये तो बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स में भी बात। बाकी और बातों में देखें तो बच्चा अपने पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उनके नाम पहले सीखेगा। मम्मी पापा ये उसके पर्यावरण से संबंधित है। वाटर मिल्क उसके पर्यावरण से संबंधित है। रोड उसके पर्यावरण में बाद में आती है तो रोड को बाद में सीखता है। तो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं वो पहले सीखता है, पर्यावरण से दूर की चीजें हैं वो बाद में सीखता है। तो जिस एनवायरनमेंट से वो परिचित है वो एनवायरनमेंट उसके लिए नॉन है, और जो तो नॉन को सीख करके और बाद में अननोन अर्थात बियॉन्ड द एनवायरनमेंट बाद में चलता है वो, तो नॉन टू अननोन। अब देखेंगे आप तीसरी एक थियरी में और लिखो यहां पर, तो आप देखते हैं यहां बच्चा लिसनिंग करता है। अरे लिसनिंग करता है तो उस समय वास्तव में वो ये नहीं देखता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सी, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऐसा वो स्पीकिंग में भी नहीं करता, ऐसा वो रीडिंग में भी नहीं करता, ऐसा वो राइटिंग में भी नहीं करता। हमारे घरों में हमारी जो ग्रैंड मदर्स हैं वो बियॉन्ड डाउटेडली दे नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू लिसन इन हिंदी। कम से कम वो जानते हैं हिंदी में कैसे सुना जाता है, हिंदी कैसे बोली जाती है, और वो आपके साथ में हिंदी में बोलेंगी, हिंदी में समझ भी जाएंगी। वो बात अलग है कि आप जिस लेवल की हिंदी काम में ले रहे हो वो लेवल उनको नहीं आता हो, लेकिन वो समझ जाएंगी और आपके साथ बोलेंगे भी।
अब लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस सेंटेंस में आप एक सेंटेंस दे दोगे, कहोगे दादी माँ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, बेसिकली वो नहीं जानती इसको। बियॉन्ड डाउटेड दे डोंट नो दिस फैक्ट। ऐसा ही चाइल्ड के बारे में है। तो बच्चा सब्जेक्ट वर्ब ऐसा तो नहीं जानता था, तो पार्ट नहीं जानता, लेकिन पूरा जानता, पूरे सेंटेंस को जानता है, पूरे का सेंस जानता है, उसके पार्ट का सेंस नहीं जानता हो। पूरी लैंग्वेज यहां तक आ जाता है, पूरी लैंग्वेज को जानता है, उसका होल सेंस जानता है, लेकिन उसके पार्ट को नहीं जानता। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो होल टू पार्ट चलती है, होल टू पार्ट चलती है, होल टू पार्ट। लिसनिंग में होल लिसनिंग करता है, वो कोई पार्ट से लिसनिंग नहीं करता। स्पीकिंग में होल करता है, रीडिंग में होल, राइटिंग में होल, लेकिन उसका पार्ट वो नहीं जानता। ये यहाँ पर हम बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स से इस पॉइंट को सीख करके आगे बच्चे के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अन्य परिधियां उनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस मैक्सिम को। अब देखेंगे, देखिए आगे दूसरी बात है, यहां पर बच्चा लिसनिंग करता है। लिसनिंग देखिए सेकंड लैंग्वेज की बात अलग है। सेकंड लैंग्वेज तो मान लीजिए कि वो स्कूल में जाकर के लिसनिंग करेगा, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज तो घर पर ही करता है, उसकी लिसनिंग तो स्पीकिंग घर पर करता है, उसकी रीडिंग राइटिंग तो मान लो स्कूल में जाकर के सीख जाएगा, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज की लिसनिंग और स्पीकिंग तो घर पर ही करता है। जब वो घर पर करता है तो कैसे देखो कैसी चीजों को पहले बोलता है, कैसी चीजों को समझता है, जो उसके पर्यावरण में जो कॉन्क्रीट चीजें, जो भौतिक चीजें, वो चेयर को समझ लेगा, वो पेन को समझ लेगा, लेकिन वो ब्यूटी को नहीं समझ पाएगा, वो आइडियल को नहीं समझ पाएगा, वो आइडिया को नहीं समझ पाएगा। लेकिन वो आपके घर में क्लॉक लगी हुई है, ऐसे वॉच लगी हुई है वॉल पर, उसको समझ जाएगा, वो फैन को समझ जाएगा, बोल देगा। तो इसका कॉन्क्रीट चीजें हैं उनमें तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा चलता है, और जो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनमें कम चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्क्रीट चीजों में वो कॉन्क्रीट चीजें उसके पहले सिखाई जानी चाहिए, कॉन्क्रीट नॉलेज उसको पहले दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ये ऐसे चलनी चाहिए उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। उसको कॉन्क्रीट बातें पहले सिखाई, एब्स्ट्रैक्ट उसको बाद में सिखाई। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से आप देखोगे तो कॉन्क्रीट का एक सेंस आप देखते हो, कॉन्क्रीट का मतलब प्रैक्टिस भी है। अगर कोई चीज प्रैक्टिस में है तो वो कॉन्क्रीट है आपके सामने, ये मानो प्रैक्टिस में तो कॉन्क्रीट है वो चीज आपके सामने। अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो कॉन्क्रीट नहीं है, अगर प्रैक्टिस में इससे परे है तो एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने। तो प्रैक्टिस टू थियरी ये लो, अरे वो बच्चा को प्रैक्टिस कर लेगा, सामने उसके भौतिक प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वो उसको कोई आप उसके सामने कोई कुछ बोलोगे तो आपका देख करके प्रैक्टिस करा बोल रहा है, लेकिन थियरी क्या अप्लाई हो रही है वो नहीं जानता। आप इसके सामने बोलते हो तो नकल करके बोल रहा है, आपको इमिटेट कर रहा है, लेकिन थियरी क्या अप्लाई हो रही है उसकी इमिटेशन के पीछे वो नहीं जानता है। तो प्रैक्टिस टू थियरी चलनी चाहिए। छोटी क्लास में प्रैक्टिस करवाओ, थियरी बड़ी क्लास में सिखाओ बच्चे को। और उसके बाद में एक बात देखें तो देखिए ये जो प्रैक्टिस जो शब्द है इसका दूसरा अर्थ है, हमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस का शब्द एग्जाम्पल भी है, दूसरा एग्जाम्पल भी है, और थियरी का है उसका रूल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल टू रूल। एक बात हम और कह सकते हैं, जो एग्जाम्पल है उसी को ही ये मानो, एग्जाम्पल को ही हम पर्टिकुलर भी कह सकते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो एक पर्टिकुलर चीज का दिया जाता है तो एग्जाम्पल पर्टिकुलर, और रूल है वो जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, ये लो टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग पर्टिकुलर टू जनरल चलनी चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग एग्जांपल टू रूल चलनी चाहिए, प्रैक्टिस टू थियरी चलनी चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलनी चाहिए, होल टू पार्ट चलनी चाहिए, नॉन टू अननोन चलनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलनी चाहिए। ये मानेंगे ये मैक्सिम्स हैं, कहावतें हैं, ये मैक्सिम्स टू लैंग्वेज लर्निंग। हम कह सकते हैं कि ये हैं मैक्सिम्स, मैक्सिम्स टू लैंग्वेज लर्निंग, मैक्सिम्स टू लैंग्वेज लर्निंग, मैक्सिम्स टू लैंग्वेज लर्निंग, टू लैंग्वेज लर्निंग, ये लैंग्वेज लर्निंग की मैक्सिम्स हैं। लैंग्वेज लर्निंग ये लो, लैंग्वेज लर्निंग कैसे चलनी चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग ऐसे चलनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग की है तो ये मानो टीचिंग की भी है, जो लर्निंग है वो टीचिंग, लर्निंग में जो चीज एप्लीकेबल है वो टीचिंग में एप्लीकेबल है। तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिम्स टू लैंग्वेज टीचिंग भी कह सकते हैं इनको मैक्सिम्स टू लैंग्वेज लर्निंग भी कह सकते हैं, और मैक्सिम्स टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बात देखोगे आप, ये प्रैक्टिस टू थियरी, एग्जाम्पल टू रूल, पर्टिकुलर
टू जनरल, ये ग्रामर पढ़ाने में काम में आती है। ये थियरी ग्रामर की है, बाकी तो लैंग्वेज की मानेंगे हम, लेकिन ये ग्रामर की थियरी है। ग्रामर पढ़ाने में ये थियरी काम में आती है, ग्रामर पढ़ाने में ये मानो। तो ग्रामर पढ़ाने में एक बात देखते हैं हम, एग्जाम्पल पहले बताकर रूल बताओगे। तो पेडागोजी ने इस प्रक्रिया को एक टर्म दी है, क्या? इंडक्टिव। इंडक्टिव टर्म दी है, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब है, इंडक्टिव का मतलब है एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल। ये लो, ग्रामर एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाई जानी चाहिए छोटी क्लासेस में। एग्जाम्पल बताओ, रूल अपने आप उनके दिमाग में आ जाएगा बाद में। बड़ी क्लास में जब बच्चा उच्च स्तर पर आता है, उसको रूल पहले और एग्जाम्पल बाद में थियरी की प्रैक्टिस कर लेता है, अच्छी तरीके से थियरी से समझ लेता है। तो उस शैली को डिडक्टिव कहा जाता है, डिडक्टिव, डिडक्टिव कहा जाता है उसको, डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब है रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। ये ग्रामर पढ़ाने की टेक्निक है, रूल टू एग्जाम्पल। ये सारी मैक्सिम्स हैं, इनको हम एक और टर्म दे सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये हैं अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये लीजिए, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। ये सिंपल था अपना, सिंपल, सिंपल टू, ये लो। ये यहां पर हम ये कह सकते हैं इनको कि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में भी आते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। हमने पीछे देखे तीसरे नंबर पर थे, अपने तीसरे नंबर पर, यहां पर हमने इनको ये लो दूसरे नंबर पर ही पढ़ लिया, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये तो इतने तो हैं, इतने नहीं, कुछ और भी हैं इनके अलावा। एक बात देखो, बच्चा लिसनिंग कर रहा है तो लिसनिंग करते करके वो स्पीकिंग करता है, तो लिसनिंग जो सुना है उसको स्पीकिंग वो इमिटेट करता है। इसी बात को हम इनसे से निकल गया पॉइंट हमारा, इसी बात को हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ, इसी को कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ। ये लो, यहां पर इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां ये लीजिए, थोड़ा सा यहां इस जगह को काम में लेते हैं। इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत। अर्थात बच्चा नकल करके सीखता है। बच्चे के सामने बड़ा कुछ भी बोलेगा तो बच्चा उसकी नकल करेगा। तो टीचर अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है उसको, छोटी क्लास में उसको स्पीकिंग सिखा रहा है, तो पहले टीचर आइडियल स्पीकिंग दे और खुद बोले पहले, और जैसा जिस प्रकार से अपने फेशियल जेस्चर के साथ में टीचर बोलेगा, बच्चा वैसा का वैसा सुनेगा और उसकी नकल करने की कोशिश करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ये बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे के लिए काफी सरल कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है ये। इसके बाद में 2 नंबर पर हम और देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के अलावा जो और बात हम देखें तो देखिए, एक है एक यहां पर बच्चे में देखिए लिसनिंग से स्पीकिंग करता है, सुन लिया उसके बाद अपने आप बोलने लगता है कई बार बच्चा, तो सेल्फ मोटिवेट होता है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का सिद्धांत है ये है कि ये कहता है कि गिव द चाइल्ड एज मच चांस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एज यू कैन गिव, जितना दे सकते हो उतना सेल्फ मोटिवेट होने का चांस दो उसको। बच्चा अपने आप में मोटिवेट बहुत ज्यादा होता है, आप जो कुछ वो सीख लेता है, आप उसकी एक बार तारीफ कर देते हो तो मोटिवेट होता है अपने आप में। और इसी पॉइंट से तीसरा पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए सेल्फ मोटिवेशन का हो गया, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन
ये एक बच्चे में उसकी जील एंड विगर जगाता है, उसमें उत्साह जगाता है। ये कहता है मोटिवेशन का सिद्धांत कि बच्चे को हो सके उतना अधिकाधिक मोटिवेट करो। यहां पर देखिए ये हमारी स्किल्स बता रही हैं, लिसनिंग सिखा दिया, स्पीकिंग आ गई, तो ये सेल्फ मोटिवेट तो बच्चा हो रहा है। और अगर मतलब टीचर उसको कुछ बोल करके और बता दे, इमिटेट कर रहा है, इमिटेशन दे रहा है, बच्चे इमिटेशन का मौका मिल रहा है, तो बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है उसको और कुछ करने का। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बच्चे की जील एंड विगर को जगाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये इनसाइट्स ये जगाता है जील एंड विगर, जील उमंग और उत्साह एंड विगर, जील एंड विगर को जगाता है। ऐसे ही एक प्रिंसिपल हम और देखें, मान लीजिए यहां पर एक चौथा प्रिंसिपल हम और देख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यहां पर लिसनिंग में उसकी हैबिट हो गई, कुछ सुनने की अपने आप सुनता है, बाद में फिर बोलने की एक बार बोल गया तो उसके हैबिट में आ जाता है सारा। तो वैसे ही उसने एक बार पढ़ा वो उसके हैबिट में आ गया, बार बार पढ़ेगा उसको। लिखना एक बार आ गया वो उसके हैबिट में आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये लीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन के साथ में आपके बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पामर का नाम जुड़ा हुआ है। पामर इस सिद्धांत की वकालत करता है, इसलिए प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन इज एट्रिब्यूटेड बाय, ये इज एट्रिब्यूटेड टू, किसके प्रति ये लक्षणबद्ध है, अर्थात ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बाय हुम दिस प्रिंसिपल हैज बीन प्रोपेगेटेड, किसके द्वारा प्रचारित किया गया है, तो पामर का नाम है, इसके साथ जुड़ा हुआ, याद रखने की बात है। ऐसा ही सिद्धांत है हैबिट फॉर्मेशन बोल दो चाहे प्रैक्टिस एंड ड्रिल बोल दो, लेकिन फिर भी इससे अलग निकल गया प्रिंसिपल। ये 5वां पॉइंट और लिख दूं मैं, एक और प्रिंसिपल ऑफ ये लो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस एंड ड्रिल ये कहता है कि बच्चे को प्रैक्टिस करने का, ड्रिल करने का, ड्रिल भी प्रैक्टिस, ऐसे बोल दिया गया, प्रैक्टिस करने का, ड्रिल करने का अधिकाधिक मौका दिया जाए, जिससे कि बच्चा सेल्फ मोटिवेट होगा, बच्चे का मोटिवेशन पावर बढ़ेगा, बच्चे को इमिटेशन करने का पूरा मौका मिलेगा और बच्चे को लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करने में उसको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल है। ये बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी जिसको हम BF स्किनर कहते हैं, उसका नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, BF स्किनर का। वही बात है, ये वही स्किनर है, स्किनर बॉक्स वाला, स्किनर बॉक्स बनाया उसने, बॉक्स बनाया ऐसा और चूहे को रख दिया था। चूहा किस प्रकार से ऑपरेंट कंडीशनिंग का फॉलो करता हुआ, कैसे मतलब वो रोटी का टुकड़ा प्राप्त करता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो पादक है वो है BF स्किनर। BF स्किनर का नाम जुड़ा हुआ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल के साथ। ये मोटे मोटे प्रिंसिपल यही हैं, बाकी कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ ही बना लो, प्रिंसिपल ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इवेल, कुछ भी बना लेते हैं इस प्रकार से। वो नहीं है, कोई 40 लिखवा देता है ऐसा, कोई 50 लिखवा देता है। इनमें सारे क्वेश्चन का अपना, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनका आंसर हमें मिलता है। ये है अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो तीसरे पॉइंट में हमने लिखे थे वो ये हैं, इतने, इनमें इतने तो मैक्सिम्स आती हैं और ऐसे ये प्रिंसिपल्स और आते हैं। और अब चलेंगे हम पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं अपनी परीक्षा में, आइए उनको हम देखते हैं, एक साथ साथ में हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली गोज फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली चलती है, लैंग्वेज लर्निंग कैसे चलती है, जैसा क्वेश्चन मैं यहां पर बना रहा हूं ऐसे क्वेश्चन ही अपनी परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल एक का 1% ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एडिनेंट टू द लेवल ऑफ आवर एग्जाम। तो आप देखेंगे आगे, देखिए लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली गोज फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग कैसे चलती है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं चलती है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलती है लैंग्वेज लर्निंग, थियरी टू प्रैक्टिस नहीं चलती है, प्रैक्टिस टू थियरी चलती है, अभी सीखी थी हमने, होल टू पार्ट चलती है, अननोन टू नॉन नहीं चलती, नॉन टू अननोन चलती है। इसलिए ये अपना सही हो गया इसमें। अब चलिए 6th क्वेश्चन अपना, विच मैक्सिम इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल टू लैंग्वेज लर्निंग,
लैंग्वेज लर्निंग में कौन सी मैक्सिम नहीं चलती है, इनमें एप्लीकेबल कौन सी नहीं है। एग्जाम्पल टू रूल तो है, अभी हमने सीखा लैंग्वेज लर्निंग ऐसे चलनी चाहिए। अगर किसी मेथड में, किसी अप्रोच में अगर मान लीजिए एग्जाम्पल टू रूल का की मैक्सिम लागू नहीं होती, होल टू पार्ट मैक्सिम लागू नहीं होती, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं होती, नॉन टू अननोन नहीं होती, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तो इसका मतलब वो उसको ड्रॉबैक है, उस मेथड का, उस अप्रोच का ड्रॉबैक है। तो जैसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, उसमें एग्जाम्पल टू रूल ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, रूल टू एग्जाम्पल पढ़ाई जाती है, तो उसका ड्रॉबैक है उसका। तो हम कहेंगे विच मैक्सिम, यहां पर है विच मैक्सिम इज बेसिकली नॉट एप्लीकेबल टू लैंग्वेज लर्निंग। कौन सी नहीं चलती, एग्जाम्पल टू रूल, बिल्कुल एग्जाम्पल टू रूल लगती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी लगता है, थियरी टू प्रैक्टिस नहीं लगती, गाइडेंस टू फ्रीडम, हालांकि गाइडेंस टू फ्रीडम की चर्चा हमने नहीं की, लेकिन ये समझने की बात है कि लैंग्वेज में पहले गाइडेंस मिलती है, पहले बच्चा गाइडेंस से सीखता है, उसके बाद में फ्री हो जाता है, फ्रीली उसको काम में लेता है, तो ये मैक्सिम तो लगती है इसमें। इसमें थियरी टू प्रैक्टिस लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नहीं लगती है। अब चलेंगे 7th का क्वेश्चन अपना, ए टीचर गिव्स दिस हिज स्टूडेंट्स, एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को देता है क्या, सेवरल एग्जांपल्स, कई एग्जांपल देता है ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के कई एग्जांपल देता है। पहले टीचर उनको ग्रामर पढ़ा रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस के कई एग्जांपल देता है, एंड देन मेक्स देम राइट, फिर उनसे लिखवाता है द अप्लाइड रूल, उन एग्जाम्पल्स के प्रति रूल कौन सा लगा वो रूल लिखवाता है। तो विच मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज अप्लाइंग, वो टीचर ग्रामर टीचिंग की कौन सी मेथड काम में ले रहा है, निसंदेह है वो इंडक्टिव मेथड काम में ले रहा है, वो एग्जाम्पल टू रूल काम में ले रहा है, तो इंडक्टिव मेथड हो गई है। बाकी किसके ऑप्शन आगे आ गए अपने, ये लो, डिडक्टिव नहीं है वो, डिडक्टिव तो रूल टू एग्जाम्पल है, रूल टू एग्जाम्पल है, डिडक्टिव याद रखने की बात है, एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। ट्रांसलेशन मेथड है अपने, वो ट्रांसलेशन मेथड भी नहीं है, और डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, तो यही अलग। अब देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है, द लर्नर्स एट ए लोअर लेवल प्रीफर, द लर्नर्स हैं वो लोअर लेवल पर क्या प्रीफर करते हैं, लोअर लेवल पर क्या सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, लोअर लेवल पर लर्नर्स लोअर लेवल के ऊपर कैसे सीखते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ऐसे, और समझ में आएगा अपने अच्छे तरीके से। ये लो, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए। हाँ, तो यहां पर देखेंगे द लर्नर एट ए लोअर लेवल प्रीफर, तो लोअर लेवल पर क्या प्रीफर करते हैं, एग्जाम्पल रूल बिल्कुल है प्रीफर करते हैं, थियरी टू प्रैक्टिस नहीं प्रीफर करते, प्रैक्टिस टू थियरी चलता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलना चाहिए, राइटिंग टू रीडिंग नहीं, रीडिंग टू राइटिंग चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये अपना सही है, ये यहाँ पर अपना सही है, ये हम देखते हैं ये सही हो गया अपना। आगे है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, साइकोलॉजिकल, यस ऑफ कोर्स दे आर साइकोलॉजिकल, and they are also pedagogical, they are also linguistic, it means option D, all the are all these, option D goes to be the right answer. Here the question 10th, the principles of teaching English are, teaching इंग्लिश टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, ये हैं टू फैसिलिटेट द टीचिंग, टीचिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, बिल्कुल है, टीचिंग को सुविधाजनक बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, टू फैसिलिटेट द लर्निंग, बिल्कुल करते हैं, और टू फैसिलिटेट बोथ द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल करते हैं, ये भी है, और टू फैसिलिटेट द स्कूल इफेक्टिवनेस, नो, स्कूल इफेक्टिवनेस से इनका कोई संबंध नहीं है, स्कूल इफेक्टिवनेस तो स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में आती है। तो यहां पर ऑप्शन सी गो टू बी द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन 11th का, इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया, इन इंडियन स्कूल एज, इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कैसे पढ़ाई जाती है, एज द फर्स्ट लैंग्वेज, नो द सेकेंड लैंग्वेज, बिल्कुल सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, या इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। सेकेंड लैंग्वेज होती कौन सी है, ए लैंग्वेज दैट हैज द इंटरनेशनल स्टेटस, इसके पास इंटरनेशनल स्टेटस है, वो सेकेंड लैंग्वेज होती है, और सेकेंड लैंग्वेज का मतलब कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना। तो आप देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन 12th का है, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेक किसको बनाते हैं, इफेक्टिव किसको कहते हैं, टीचर पीपल रिलेशनशिप को, नो, टीचर पेरेंट रिलेशनशिप को, नो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग लर्निंग, इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ही इफेक्टिव बनाते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश बिकम द बेसिस ऑफ, ये आधार बनते हैं, किसके आधार बनते हैं, प्रिस्क्राइबिंग द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल बनते हैं, इसके आधार बनते हैं ये,
और उसके बाद अप्लाइंग द करिकुलम, बिल्कुल पाठ्यक्रम इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ये भी सही है। मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, बिल्कुल इफेक्टिव भी बनते हैं ये। और अचीविंग ऑल दिस गोल्स, बिल्कुल ये ऊपर वाले सारे गोल्स, सारे लक्ष्य प्रिंसिपल्स के माध्यम से अचीव किए जाते हैं। द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग गोज फ्रॉम, ध्यान रहे डिडक्टिव हो, हमेशा ध्यान रहे डिडक्टिव, ये जो है ध्यान रखने के बाद डिडक्टिव है, ये रूल टू एग्जाम्पल है, रूल टू एग्जाम्पल है डिडक्टिव। और इंडक्टिव है, ये लीजिए, ये एग्जाम्पल टू रूल है, या थियरी टू प्रैक्टिस है, एग्जाम्पल टू रूल, या पर्टिकुलर टू जनरल है। ये डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों शब्द हैं, दोनों टर्म ध्यान में रखने के, इनके ऊपर बहुत आयात क्वेश्चन आता रहता है। अब आगे चलते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन और रह गया था यहाँ पर, हाँ, द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग गोज फ्रॉम, इसका यहाँ पर देखा नहीं हमने, तो कैसे चलती है डिडक्टिव मेथड तो रूल टू एग्जाम्पल चलती है, रूल टू एग्जाम्पल नहीं लिखा तो थियरी टू प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये सही हो गया अपना। अब आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद में अब आ गए हम पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में। हमने दो तरीके के प्रिंसिपल्स पहले पढ़ लिए हैं। पहला तो हमारा हो गया लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, जो ये कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को सीखना, उनको लर्न करना। ये कहते हैं कि सेकंड लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग भी फर्स्ट लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग की भांति ही होती है। और उसके बाद में आए अपने पास में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये कहते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रोचक कैसे बनाया जाए, उसको बच्चों के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कैसा बनाया जाए, ये बात ये बताते हैं। अब तीसरा जो दूसरा अपना वो पेडागोजिकल प्रिंसिपल है, ये तो पहली हेडिंग के तहत किया था हमने शुरुआत में, ये तीसरी हेडिंग के तहत था। दूसरे पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स एकदम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के से कॉन्ट्रास्ट में है, उससे डिफरेंट है। जहाँ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज सीखी जाती है वैसे सेकंड लैंग्वेज सीखी जा सकती है। फर्स्ट लैंग्वेज सीखने की जो लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और इसी क्रम में इन स्किल्स को सेकंड लैंग्वेज के मैटर में भी सिखा दिया जाए, उसके संदर्भ में भी सिखा दिया जाए। लेकिन पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज की भांति सेकंड लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती, इसको सीखने की, इसको पढ़ाने की स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट होती है, फर्स्ट लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। कारण कि फर्स्ट लैंग्वेज में तो अगर टीचर की आवाज़ न सुनी या स्पष्ट उसका टीचर का जो उच्चारण स्पष्ट नहीं आया है तो बच्चे अनुमान भी लगा लेते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में ऐसा गेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, तो सेकंड लैंग्वेज अलग चीज है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग की आर्ट है उससे संबंधित हैं ये प्रिंसिपल्स कहते हैं द टीचिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज की जो टीचिंग है वो इट डिफरेंट फ्रॉम, वो अलग है फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज की टीचिंग से अलग है, ये कहते हैं हमारे पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हैं। आगे आइए देखेंगे हम, देखिए पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हैं किस प्रकार से कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलनी चाहिए, इसके बारे में इन प्रिंसिपल्स की अर्थात पेडागोजिस्ट की कुछ धारणाएं थी, डेफिनेट धारणाएं। उन धारणाओं को पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में रखा गया। इनमें कहा गया प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। ये प्रिंसिपल्स टीचिंग की आर्ट से संबंधित हैं, या मैं यूं कहूं ये टीचिंग के क्रम से संबंधित है, टीचिंग के स्टेप हैं एक प्रकार से, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात टीचिंग के
ऐसे चलनी चाहिए। पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं सेकंड लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसे चलनी चाहिए कि इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो सिलेक्शन के बाद में ग्रेडेशन होना चाहिए, ग्रेडेशन होना चाहिए, और ग्रेडेशन के बाद में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन के बाद में इसका में इवेल्युएशन होना चाहिए, इवेल्युएशन होना चाहिए, अर्थात टेस्टिंग होनी चाहिए। इसको हम टेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन कहता है लैंग्वेज आइटम्स का सिलेक्शन होना चाहिए, बिकॉज द होल लैंग्वेज कांट बी टॉट विद इन ए सिंगल सेशन। एक सेशन में पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा सकती, इसलिए कुछ डेफिनेटली जो सिलेक्टेड जो लैंग्वेज आइटम्स हैं वही एक सेशन में पढ़ाए जा सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेज आइटम्स एक सेशन में, उसके बाद में उससे उच्च स्तरीय लैंग्वेज आइटम्स अगले सेशन में, ऐसे पढ़ाए जा सकते हैं। ये बात हमें सिलेक्शन कहता है। सिलेक्शन हमें कहता है व्हाट टू टीच, पढ़ाना क्या है। पहले वो लैंग्वेज आइटम्स आप क्रिएट, वो ढूंढो, वो सिलेक्ट करो जो आपको एक डेफिनेट क्लास में डेफिनेट स्टैंडर्ड पर पढ़ाए जाने हैं। उसके बाद में ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन ये कहता है हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है। जो सिलेक्टेड लैंग्वेज आइटम्स हैं, आपने डेफिनेट वर्ड सिलेक्ट कर लिए, डेफिनेट फ्रेजेस सिलेक्ट कर लिए आपने कि ये इस क्लास में पढ़ाई जानी है, ये इस प्रकार के सेंटेंस इस क्लास में पढ़ाए जाने हैं, तो फिर उनको पढ़ाना किस क्रम में, पहले कौन सा पढ़ाना और बाद में कौन सा पढ़ाना, ये अपने ग्रेडेशन में आता है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पर कॉन्क्रीट टीचिंग चालू होती है। कॉन्क्रीट टीचिंग कहते हैं, कॉन्क्रीट टीचिंग चालू होती है। वैसे देखिए सबसे पहली बात देखिए तो टीचिंग तो यहीं से चालू होगी सिलेक्शन के साथ में ही। आजकल टीचर को सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, वह टेक्स्ट बुक में सिलेक्ट किया हुआ मिलता है टेक्स्ट, लेकिन जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी तो टीचर ही हैं, वो भी बच्चों को अपने दिमाग में रख करके सिलेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज मटेरियल को। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन के साथ में टीचिंग मटेरियल चालू होगी। लेकिन यहाँ तक और ग्रेडेशन में, सिलेक्शन और ग्रेडेशन में तो टीचिंग जो प्रोसेस थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो एब्स्ट्रैक्ट रोल में थी, अब यहाँ पर वो कॉन्क्रीट रोल में आ गई। और इवेल्युएशन है, ये तो टेस्टिंग है, ये क्या पढ़ाया गया उसका आकलन है। मात्र प्रेजेंटेशन के साथ में ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होती, इवेल्युएशन करना पड़ता है। क्या समझ में आया, बच्चे के में कितना बिहेवियरल चेंज आया, सीखने के बाद में अधिगम कितना हुआ है, उसमें बिहेवियरल चेंज कितना हुआ है, ये पता लगाना, ये मेजरमेंट करना, उसका आकलन करना, उसको इवेल्युएट करना, ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने पास में है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है सबसे पहले अपने पास में पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में। इसका मतलब व्हाट टू टीच, हमें पढ़ाना क्या है। सबसे पहले कौन से लैंग्वेज आइटम्स पढ़ाने हैं। देखिए ये सिद्धांत ये कहता है द होल लैंग्वेज कांट बी टॉट इन ए सिंगल सेशन, सारी लैंग्वेज एक सेशन में नहीं पढ़ाई जा सकती, बट ओनली द सिलेक्टेड लैंग्वेज आइटम्स कैन बी टॉट इन ए सिंगल सेशन। तो और आगे क्या कहता है, पर्टिकुलर कोर्स, इसीलिए पर्टिकुलर कोर्स होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए पर्टिकुलर कोर्स है। और पर्टिकुलर लैंग्वेज आइटम्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग कैपेसिटी, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी के आधार पर कुछ सिलेक्टेड आइटम्स हैं लैंग्वेज के, वो आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं, डेफिनेट आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं एक स्टैंडर्ड पर, एक क्लास में। देखिए बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी किससे प्रभावित, लर्निंग कैपेसिटी में क्या है, ये ध्यान में रखने की बात है। बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी में उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, एक पहली बात उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, और साथ में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बाकी एनवायरमेंटल जो उसकी प्रोग्रेस है, वो सोशल डेवलपमेंट उसका कैसा, ये तो साथ में बाद में आते हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण कारक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू बेसिक फैक्टर्स मेक योर डिसाइड द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर। तो इनका कॉम्बिनेशन जरूरी है। अब चलेंगे आगे चलते हैं। देखिए कि कुछ एक मान्यताएं हैं पेडागोजिस्ट के द्वारा दी गई कि आप लैंग्वेज आइटम्स तो सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन कौन से ये लैंग्वेज आइटम्स किस प्रकार से सिलेक्ट करने हैं, इन कैसे सिलेक्ट करने हैं, इसके लिए कुछ एक मान्यता दी गई है। वो मान्यताएं पेडागोजिस्ट ने दी हैं, वो इस प्रिंसिपल के तहत सब प्रिंसिपल कहलाई, उनको सब प्रिंसिपल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन ए सर्टेन लैंग्वेज आइटम, हाउ ऑफन ए सर्टेन लैंग्वेज आइटम
लैंग्वेज आइटम इज यूज्ड, काम में लिया जाता है। बच्चा अपने पर्यावरण में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किसी लैंग्वेज आइटम को कितनी बार काम में लेता है। जैसे कोई वर्ड है, लैंग्वेज आइटम्स में पहले ही मैं बता चुका हूं आपको लैंग्वेज आइटम्स क्या होते हैं। दोबारा बता दूं मैं, लैंग्वेज आइटम्स क्या होते हैं। लैंग्वेज आइटम्स में किस किस को मानेंगे हम? देखिए, साउंड है, लैंग्वेज आइटम है। ये लैंग्वेज की छोटी से छोटी यूनिट का नाम साउंड है। और उसके बाद में वर्ड है, ये भी लैंग्वेज आइटम है। फ्रेज है, एक से अधिक वर्ड का कॉम्बिनेशन एक साथ में बच्चा बोलता है, लिखता है, काम में लेता है, तो फ्रेज है। और ऐसे ही क्लोज है, अर्थात शब्दों का ऐसा स्ट्रक्चर जो वर्ब से जुड़े हुए हैं, या सेंटेंस है। ये सब हैं, ये लैंग्वेज आइटम्स कहलाते हैं सारे। तो बच्चा कौन से लैंग्वेज आइटम को दिन में कितनी बार काम में लेता है, वो कि जितनी बार काम में लेता है वो उतनी बार ही उस लैंग्वेज आइटम की फ्रीक्वेंसी है। सपोज मदर वर्ड है, मदर, बच्चा कितनी बार बोलता होगा? बहुत बार दिन में बोलता होगा मदर। वाटर कितनी बार बोलता होगा? तो जिस वर्ड में ज्यादा बार बोला जाता है उस वर्ड में हाई फ्रीक्वेंसी होती है। कम बार बोलता है जिस वर्ड को, या जिस लैंग्वेज आइटम को कम बार काम में लेता है, बच्चा गुड बाय, टाटा ऐसे वर्ड भी करता है। जितनी बार ज्यादा काम में लेता है जिन लैंग्वेज आइटम्स को, उनको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स। और कम बार काम में लेता है उनको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स। तो हम ये देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स और लो फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स हो गए इस प्रकार से। तो लैंग्वेज आइटम्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से लैंग्वेज आइटम्स हैं? वर्ड में देखेंगे तो मदर, फादर, सिस्टर, स्कूल, टीचर, मार्केट, पार्क, सॉरी, प्लीज, थिंग्स, ये उसके पर्यावरणीय शब्द हैं, ये उसके एनवायरमेंटल शब्द हैं। ऑल दीज वर्ड्स are present there within his environment and therefore he uses these words मोस्ट ऑफ ऑल, बहुत ज्यादा काम में लेता है इनको, इसलिए इनमें हाई फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जिनको कम बार काम में लेने पड़ते हैं उनमें लो फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे वर्ड तो हो गए हाई फ्रीक्वेंसी के, फ्रेजेज ये हैं, से वेरी गुड, बच्चा बहुत बार बोलता है वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बहुत बार बोलता है, गुड बाय। इन द मॉर्निंग, एट नाइट, फॉर माई मोम, इन द रूम, इन द बस, माई गुड फ्रेंड्स, दीज आर ब्यूटीफुल वर्ड्स, बेस्ट ऑफ ऑल। इस प्रकार के सामान्य फ्रेजेज हैं जो बच्चे के पर्यावरण में मौजूद रहती हैं, ज्यादा बार उसको बोलनी पड़ती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखो, बच्चा छोटी उम्र में बच्चे कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल लेता है, हैव ए नाइस डे, लेट मी गो, लेट्स प्ले, सिट डाउन, डोंट टच मी, आई गो। ये उसके लिए सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको, ये उसके पर्यावरणीय स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बार उसको बोलना पड़ता है। इसलिए ऐसे लैंग्वेज आइटम्स में, ऐसे वर्ड्स में, ऐसे फ्रेजेस में, ऐसे क्लॉज या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स बच्चे को शुरुआत में सिखाए जाने चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी वाले बच्चे वाले लैंग्वेज आइटम्स को बच्चे को या तो ऊंचे ग्रेड में बड़ी क्लास में आने के बाद सिखाया जाना चाहिए, या यूं कहें कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स सिखाने के बाद में उसको लो फ्रीक्वेंसी वाले लैंग्वेज आइटम्स सिखाए जाने चाहिए। आगे देखेंगे, देखिए लैंग्वेज आइटम्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के लैंग्वेज आइटम्स कौन से हैं? वर्ड में देखो, जैसे आएगा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे को बहुत कम बोलना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर वर्ड, तो कम बोलना पड़ता है, ये उसका पर्यावरणीय वर्ड नहीं है, उसका एनवायरमेंटल वर्ड नहीं है, इसका मतलब इसमें लो फ्रीक्वेंसी है। डॉक्टर है, शॉपकीपर है, हाईवे, माउंटेन, डेजर्ट, ऑनेस्टी, विडम, ब्रेवरी एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर नॉट within his environment and therefore the child gets very little chance to speak these type of words। और इसी प्रकार से phrases हैं, phrases with all of a sudden, कितनी tough phrase है ये। by the way, the west wind, by the way, ऐसे बड़े आदमी बोला करते हैं, छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं। west wind क्या है, छोटे बच्चे जानते नहीं है इसको। encouraging personalities, बड़ी tough phrase है, अगर बच्चे इसको बोलना सीख भी जाएंगे तो हायर लेवल पर सीखेंगे, न कि लोअर लेवल पर। तो इसी प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर से आई मस्ट डिफीट यू, ये बच्चे के लिए क्लिष्ट स्ट्रक्चर है। सी मैक्स में फूल, आई विल सपोर्ट, ये हायर लेवल पर सीखेगा। तो एक बात हम यहाँ पर तय कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में
लैंग्वेज आइटम्स की फ्रीक्वेंसी में और बच्चे के एजुकेशन लेवल में एक कॉन्ट्रास्टेड रिलेशनशिप है। हाई फ्रीक्वेंसी है वो लोअर लेवल पर काम में आती है और लो फ्रीक्वेंसी है वो हाई लेवल पर काम में आती है। आगे चलते हैं, देखिए एक पॉइंट हो रहा है अपने पास में, कॉन्क्रीट आइटम्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी देन हायर फ्रीक्वेंसी देन द एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स। कोई एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज आइटम है, आपने बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बताया, ब्यूटी बता दिया, ऑनर बता दिया, इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, बच्चे को कम बोलना पड़ता है। बजाय कॉन्क्रीट आइटम के, कॉन्क्रीट आइटम उसको बस बोलो, उसके पास सामने फैन बोलो, उसके सामने आप टीवी बोलो तो जल्दी पकड़ जाता है वो। अब चलते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ रेंज। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हम पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में सब प्रिंसिपल एक आया था, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब आ रहा प्रिंसिपल ऑफ रेंज। रेंज का मतलब कॉन्टेक्स्ट है, बच्चे को कौन सा लैंग्वेज आइटम किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ता है। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में जो लैंग्वेज आइटम्स बोलने पड़ते हैं उनमें हाई रेंज होती है, उन लैंग्वेज आइटम्स में कम कॉन्टेक्स्ट में बोलने पड़ते हैं उनमें लो रेंज होती है। तो हम देखते हैं, देखिए हाई रेंज वाले लैंग्वेज आइटम्स कौन कौन से होते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ एवरीडे लाइफ, पर दिन की जीवन शैली में बच्चे को जो वर्ड और फ्रेजेस बोलने पड़ते हैं उनमें हाई रेंज होती है। इसी प्रकार से कॉन्क्रीट नाउन वर्ड्स हैं उनमें हाई रेंज होती है, उनमें पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनमें भी हाई रेंज, आई वी यू ही सी इट, इनको ज्यादा बार बोलना पड़ता है, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ता है। सिंपल एंड प्रोग्रेसिव टेंस को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ता है। और ऐसे फोनेटिक साउंड हैं सो कोई डेफिनेट वर्ड के स्ट्रक्चर नहीं, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं, बल्कि साउंड है, साउंड बोलनी पड़ती है, बच्चे को बोलता रहता है। लेसन्स और डोमेस्टिक एज वेल एज सोशल लाइफ है, मोरल शॉर्ट स्टोरीज है, रिदमिकल शॉर्ट स्टोरीज या पोइम्स हैं, इस प्रकार से उसको ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में ये लैंग्वेज आइटम्स उसको काम में लेने पड़ते हैं। देयरफॉर दीज लैंग्वेज आइटम्स वी कैन से दैट दे हैव द हाई रेंज, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में काम आते हैं। और लो रेंज उनमें होगी जो कम कॉन्टेक्स्ट में काम आते हैं। मैं कहता हूँ लैंग्वेज आइटम्स ऑफ लो रेंज के लैंग्वेज आइटम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बच्चे को बहुत ही कम कॉन्टेक्स्ट में काम में लेना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्ड्स है, वेरिड प्रोनाउंस हैं और WH वर्ड्स हैं, वेरिड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इडियम्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, आर्गुमेंटेटिव लेसन्स, ये इनके कॉन्टेक्स्ट कम होता है इनका। एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज आइटम्स मस्ट बी टॉट एट द हायर लेवल, नॉट एट द लोअर लेवल। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, ये सिद्धांत क्या सिखाता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हम पढ़ रहे हैं पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में। पहला प्रिंसिपल अपना है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कुछ सब प्रिंसिपल हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, जिनमें एक पहला तो आ गया प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा आ गया प्रिंसिपल ऑफ रेंज और तीसरा आ गया प्रिंसिपल ऑफ कवरेज। ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आइटम है वो अपने सेंस में कौन कौन से अन्य आइटम को कवर कर लेता है। उदाहरण के तौर पर हम सिंपल तरीके से समझने के लिए एक वर्ड को ले लीजिए, ऐसा वर्ड जो अपने सेंस में ज्यादा वर्ड का सेंस ले लेता है, ज्यादा वर्ड का सेंस ले लेता है और ज्यादा वर्ड का सेंस ले लेता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसमें कवरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। कब प्रिंसिपल ऑफ कवरेज कहता है कवरिंग कैपेसिटी, ये कवरिंग कैपेसिटी है। प्रिंसिपल ऑफ कवरेज एक कवरिंग कैपेसिटी है, कवरिंग कैपेसिटी है। जैसे मैं ये कहूँ आपको, जैसे सीरियल है अपने पास में, अनाज, अब इसमें देखो कितनी कवरिंग कैपेसिटी है, इसमें ग्राम भी आ गया, चना भी आ गया, इसमें वीट भी आ गया, WHEAT वीट भी आ गया, इसमें मेजी भी आ गई, ये लो, इस प्रकार से इसमें अन्य अनाज के नाम आ गए इसमें। तो कहता है कि ये न सिखाने बजाय बच्चे को ये सिखा दो ना सीधा पहले, ये कवरेज का सिद्धांत ये कहता है। ऐसे जैसे फर्नीचर अपने पास में, अब फर्नीचर है, अभी कितने वर्ड को कवर करता है ये देखिए आप। ये टेबल को भी कवर कर लिया इसने चेयर को भी कवर कर लिया, ये लो इसने सोफा को भी कवर कर लिया। इस प्रकार से ये ऐसा वर्ड जो अपने सेंस में एक से अधिक वर्ड को कवर करता है, तो हम ये कह देंगे कि वहां पर कवरेज का सिद्धांत लग रहा है, कवरिंग पावर उसकी ज्यादा है, उसमें कवरिंग पावर है वो ज्यादा है काफी। अरे एक बार भाई देखो, इतने जोर से नहीं काटियो, अभी नहीं बीच का माना सुना। प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी, तो लर्नेबिलिटी का क्या मतलब है। लर्नेबिलिटी को हम देखेंगे, देखिए लर्नेबिलिटी कैसे, जैसे हमने पहले ही देख लिया है बच्चे की लर्नेबिलिटी कैसे आती है, उसमें 2 पॉइंट हमने डेफिनेट देखे हैं कि एक तो है उसका फिजिकल डेवलपमेंट और दूसरा उसमें क्या है उसका कोग्निटिव
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब ये दोनों इनका कॉम्बिनेशन बैठता है तो लर्नेबिलिटी आती है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब यहां पर लर्नेबिलिटी में तीसरा फैक्टर और अगर हम देखेंगे तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। ये 3 प्रकार के डेवलपमेंट हैं बच्चे के लिए, ये उत्तरदायी हैं उसकी लर्नेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो अब हम आगे देखेंगे, देखो प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी में हम एक बात, तो लर्नेबिलिटी हो चाहे टीचेबिलिटी हो, टीचेबिलिटी और लर्नेबिलिटी दोनों एक ही है, अलग नहीं है। कई बुक में आपको टीचेबिलिटी अलग लिखी हुई मिल जाती है, लर्नेबिलिटी आपको अलग लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। यहां लर्नेबिलिटी और टीचेबिलिटी दोनों एक हैं और ये बच्चे के फिजिकल, कॉग्निटिव एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती हैं। तो लैंग्वेज आइटम है वो उसकी लर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज आइटम होनी चाहिए, सिलेक्ट होने चाहिए। पढ़ाने के लिए बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में, ए टीचर टीचर्स ही लर्नर्स द वर्ड, टीचर अपने लर्नर्स को पढ़ाता है क्या, द वर्ड। हाउसवाइफ, हाउसवाइफ पढ़ाता है, रेदर देन टीचिंग देम द वर्ड्स, उसको कुक पढ़ाने के बजाय, हाउस कीपर पढ़ाने के बजाय, केयर टेकर पढ़ाने के बजाय अपने बच्चों को वो एक ही वर्ड पढ़ाता है क्या, हाउस वाइफ पढ़ाता है। तो हाउस वाइफ में सेंस आ गया, कुक का भी, हाउस कीपर का भी, केयर टेकर का भी। इसका मतलब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कवरेज ये अप्लाई हो रहा है। अब चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ये दूसरा प्रिंसिपल, पेडागोजिकल प्रिंसिपल आता है ग्रेडेशन। ये क्या सिखाता है, ये सिखाता है हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, अर्थात सिलेक्टेड मटेरियल को किस क्रम में पढ़ाना है, पहले क्या पढ़ाना बाद में क्या पढ़ाना है। तो इसके लिए 2 छोटे छोटे सब प्रिंसिपल आते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, कि जो सिलेक्टेड मैटर है, सपोज सिलेक्टेड वर्ड्स जी है मान लीजिए, उनको पढ़ाना है तो उनको ग्रुपिंग सिस्टम में पढ़ा दो। यह ग्रुपिंग है, यह कई प्रकार की हो सकती है। जैसे पहली ग्रुपिंग में यहां पर लिख देता हूं फनेटिक ग्रुपिंग, फनेटिक ग्रुपिंग। यह फनेटिक ग्रुपिंग अर्थात उच्चारण जिनका एक जैसा है, वावल साउंड के आधार पर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिन शब्दों का एक जैसा है, वो उन वर्ड का कलेक्शन एक साथ पढ़ा जा रहा है, तो फनेटिक ग्रुपिंग है। जैसे मैं कहूंगा बोल, जैसे रोल, जैसे सोल, ये लो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। अब ये फनेटिक ग्रुपिंग है। दूसरी ग्रुपिंग हुई तो दूसरी हो गई अपनी, देखिए स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग। इनमें प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो जाएगा लेकिन वर्ड का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। जैसे मैं कहूंगा यहां स्ट्रक्चरल है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा नहीं रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा इनमें। जैसे COW काऊ है, ये लो, BOW बो है, BOW यहां पर। इसी प्रकार से SOW सो, ये लो सौ है। यहां पर स्ट्रक्चर एक जैसा लेकिन प्रोनाउंसिएशन तीनों वर्ड का एक जैसा नहीं रहा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर हम देखें तो कैसी ग्रुपिंग हो सकती है, अपनी सीमेंटिक ग्रुपिंग है, सीमेंटिक ग्रुपिंग, सीमेंटिक ग्रुपिंग है ये, सीमेंटिक ग्रुपिंग। इनमें सेंस के आधार पर, सीमेंटिक का मतलब सेंस, मीनिंग के आधार पर, मीनिंग एक जैसा होना चाहिए, मीनिंग है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे लगभग एक जैसा, एक से वर्ड नहीं होते, सिनोनिम नहीं होते, लगभग एक जैसा। जैसे स्कूल है, स्कूल है, जैसे कॉलेज है, कॉलेज, और यूनिवर्सिटी है, इनका मीनिंग एक जैसा है तो यहां पर यह सीमेंटिक ग्रुपिंग है। इसी प्रकार से एक है अपनी और ग्रुपिंग जो हम लेक्सिकल कह सकते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग है, लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग को हम किस प्रकार से देखेंगे, लेक्सिकल का वर्ड से संबंधित है। ये 2 प्रकार की ग्रुपिंग होती है। एक तो डिक्शनरी फॉर्मेशन, डिक्शनरी फॉर्मेशन, एक तो डिक्शनरी फॉर्मेशन है, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं कहूं टीच, टीच, टीचर, एक ही वर्ड से अलग वर्ड बन रहे हैं, टीचर, टीचिंग,
ऐसे वर्ड एक साथ सिखा दो, डिक्शनरी में एक साथ आने वाले टीच, टीचर, टीचिंग ऐसे। और दूसरी जो ग्रुपिंग बन रही है वो सिचुएशन फॉर्मेशन है। सिचुएशन फॉर्मेशन, सिचुएशन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। सिचुएशन फॉर्मेशन में क्या है, इसमें एक सिचुएशन के वर्ड एक साथ, जैसे टीचर है, क्लासरूम है, क्लासरूम, ये एक सिचुएशन के वर्ड आ गए। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ऐसे इनको एक साथ सिखा दो, ऐसा कहती है ये लेक्सिकल ग्रुपिंग। तो अभी हमने 4 प्रकार की ग्रुपिंग देखी है, फोनेटिक ग्रुपिंग, स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग और सिमेंटिक ग्रुपिंग और लेक्सिकल ग्रुपिंग। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, ये कैसे ग्रुपिंग है हमें पहचानना है, कैसी ग्रुपिंग है। रियल, ये रियल, डील, हेड। देखो प्रोनाउंसिएशन तो अलग अलग है, इसलिए या ये रियल है, ये डील है, ये हेड है, इसलिए फोनेटिक ग्रुपिंग नहीं हो सकती। इनका स्ट्रक्चर एक जैसा, देखो ई ए सब में आ रहा है हार्ट, तो ये स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग है, ये सी हो गया यहाँ पर। फाइंड आउट द सिमेंटिक ग्रुपिंग। इनमें सिमेंटिक ग्रुपिंग कौन सी है, जैसे अर्थ के आधार पर, जैसे फ्रेल है, फ्रेल, ग्रेल, ट्रेन, ब्रेन, ये तो डेफिनेटली फोनेटिक ग्रुपिंग है, ये तो फोनेटिक ग्रुपिंग है। फोनेटिक, फोनेटिक, PHONETI से फोनेटिक ग्रुपिंग है, ये तो फोनेटिक ग्रुपिंग है, डेफिनेटली फोनेटिक ग्रुपिंग है ये। उसके बाद में बस से, ये देखो बस से, कार, बाइक, स्कूटर, ये सिमेंटिक ग्रुपिंग है, सेंस एक जैसा मिल रहा है, तो ये सिमेंटिक है, सिमेंटिक ग्रुपिंग है ये। और इसी प्रकार से गुड, बून, गुड, बून, डोर, रूम, देखो एक जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन एक जैसा नहीं है। ये गुड है, ये बून है, ये डोर है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल है, ये ग्रुपिंग स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल है ये। और इसी प्रकार से अब देखिए क्या पूछा है, सिमेंटिक ग्रुपिंग कौन सी है, ये है बी, हमारी सिमेंटिक ग्रुपिंग है। एक क्वेश्चन और है ऐसा, उसके बाद में हम आगे फिर वापस आते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल मे देयर बी ऑन द बेसिस ऑफ, ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, साउंड के आधार पर, बिल्कुल हो सकती है। फोनेटिक ग्रुपिंग होगी साउंड के आधार पर ही होती है। और स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग होती है। मीनिंग के आधार, बिल्कुल सिमेंटिक ग्रुपिंग होती है, मीनिंग के आधार पर है। ऑल दिस, ये सही हो गया। अगला द सिमेंटिक ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इंप्लाइज द सेम। जो सिमेंटिक ग्रुपिंग है वर्ड्स की, वो क्या सेम इंप्लाई करते हो, मीनिंग एक होता है, उसमें मीनिंग पर बल देती हो, मीनिंग। अब हम पीछे देखते हैं, देखो ये 2 सिद्धांत है अपने, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग और प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। यहाँ सीक्वेंस का जो सिद्धांत लगता है, ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस, हमने जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में जो मैक्सिम सीखी थी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नॉन टू अननोन है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, इस प्रकार मैक्सिम्स हैं, ये सारी सीक्वेंस का काम करती हैं। यहाँ पर सीक्वेंस का मतलब 19 से है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे हम, अगला आता है तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए हम पेडागोजिकल प्रिंसिपल में चल रहे हैं। पेडागोजिकल प्रिंसिपल में एक तो सिलेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन को हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में हमने ग्रेडेशन को पढ़ लिया है, ग्रेडेशन। और तीसरी स्टेप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की है वो प्रेजेंटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। सही मायने में देखा जाए तो कॉन्क्रीट टीचिंग यहाँ से चालू होती है, ये फेस टू फेस टीचिंग है। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों आपस में आमने सामने रहते हैं। हालांकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो सिलेक्शन से चालू हो गई थी, बट एट दैट पॉइंट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाज इन एन एब्स्ट्रैक्टिव मोड। द टीचर एंड द लर्नर वर नॉट फेस टू फेस एट दिस स्टेप। यहाँ पर फेस टू फेस नहीं थी, यहाँ पर एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्टिव मोड में थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर फेस टू फेस नहीं थे, यहाँ पर फेस टू फेस आ गया, तो कॉन्क्रीट मोड में आ गया यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये मेन पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, मेन पार्ट ये मानो टीचिंग की सोल है। और लेसन प्लान का भी मेन पार्ट यही है, मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लान, मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लान में लेसन प्लान का ये मेन पार्ट है, लेसन प्लान। और यही ये मानो सोल ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की सोल कहा जाता है इसको, लेसन प्लान। तो प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन है, ये कैसे दिया जाना चाहिए, इसमें कुछ एक बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उन बातों को देखते इफेक्टिव एक्सप्रेशन होनी चाहिए। टीचर की अभिव्यक्ति है वो
एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए कि देखिए, नो हॉल्टिंग, कोई हॉल्टिंग ना हो, टीचर हकलाए नहीं बीच में, उसका गलत इंप्रेशन पड़ता है। ज्यादा जोर से भी नहीं हो, neither too much loud not too much slow, neither too much fast not too much slow, ज्यादा फास्ट भी नहीं ज्यादा धीमा, मतलब ऑडिबल टू ऑल, सबके लिए, ऑडिबल टू ऑल, सबको सुने उसका बोला हुआ, ऑडिबल टू ऑल। दूसरी बात, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन उसका करेक्ट हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वरना इसमें गेस करने का मौका नहीं मिलता बच्चों को। इफेक्टिव ब्लैक बोर्ड वर्क, टीचर का ब्लैक बोर्ड वर्क भी इफेक्टिव होना चाहिए। टीचर का ब्लैक बोर्ड वर्क इफेक्टिव कैसे होगा, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। और दूसरी बात, वेल प्लान्ड होना चाहिए, अच्छी की तरीके से प्लान किया हुआ होना चाहिए, वो एरर फ्री होना चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए उसमें बिल्कुल भी। और टीचर को कहाँ खड़ा होना चाहिए, उसको ब्लैक बोर्ड वर्क करते समय, टीचर को ब्लैक बोर्ड वर्क करते समय राइटिंग हैंड की तरफ खड़ा होना चाहिए, एट द राइटिंग हैंड, WRITING, राइटिंग हैंड साइड, राइटिंग हैंड की साइड में खड़ा हो टीचर। एक जिस हाथ से लिखता है, जैसे मैं इस समय मेरे दाहिने हाथ से मैं लिखता हूं, तो यहां मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूंगा, तो मेरी ये दाहिने हाथ की साइड ये आएगी, तो मैं बोर्ड के इधर खड़ा हूंगा, राइटिंग हैंड साइड होने चाहिए। अगर मैं इस हाथ से लिखूं, तो मैं बाद में लिखने के लिए मैं इधर आऊंगा, तो ये बाधित होगी, ये ब्लैक बोर्ड की शैली है वो यहाँ पर। तो इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड वर्क है उसका इफेक्टिव होना चाहिए। और दूसरी बात, इफेक्टिव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का व्यापक सेंस होता है। वैसे 2 पॉइंट्स जो इफेक्टिव एक्सप्रेशन बताई, इफेक्टिव ब्लैक बोर्ड वर्क बताया, ये भी टीचर की पर्सनैलिटी में होते हैं। लेकिन इसके अलावा टीचर की पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है, टीचर का पर्सनल बिहेवियर होता है, पर्सनल बिहेवियर, उसका पर्सनल बिहेवियर, क्लास में कैसा बिहेवियर है वो उसकी पर्सनैलिटी में आता है। वो एक्स्ट्रा गेज ना करे किसी स्टूडेंट को, नो एक्स्ट्रा गेज, नो एक्स्ट्रा गेज, एक्स्ट्रा गेज ना करे, किसी बच्चे को एक्स्ट्रा गेज ना करे। और या नो एक्स्ट्रा वॉकिंग, वो एक्स्ट्रा वॉकिंग भी ना करे, एक्स्ट्रा वॉकिंग एंड टॉकिंग, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, एंड टॉकिंग, ज्यादा बात न करे, टू द पॉइंट रहे, वो मैटर से संबंधित बात करे। और इनके अलावा टीचर की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, टीचर की पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी का यहां पर मतलब है टीचर अपने पर्सनल व्यूज को महत्व न दे, बल्कि यूनिवर्सल व्यूज को महत्व दे, यूनिवर्सल दृष्टिकोण को महत्व दे। टीचर की पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी सिलेक्टिव होनी चाहिए, वो सिलेक्टिव मैटर को पढ़ाए, सिलेक्टेड है वो पढ़ाए। उसकी पर्सनालिटी इमेजिनेटिव होनी चाहिए, इतना काल्पनिक होना चाहिए टीचर कि वो अपने पॉइंट से संबंधित तुरंत ही दृष्टांत क्रिएट कर सके। और दूसरी बात, उसकी पर्सनालिटी क्रिएटिव होनी चाहिए। टीचर की पर्सनालिटी के ये 4 हैं, ये बहुत आधारभूत पॉइंट सामने आते हैं। टीचर की पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। उसके बाद में आता है एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का प्रयोग एप्रोप्रिएट होना चाहिए। हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ टीचिंग एड्स के लिए आगे जगह बचती है, यहाँ पर ये जगह बच रही है अपने पास में, एक बार हम इसको काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पॉइंट आया टीचिंग एड्स के बारे में। देखिए टीचिंग एड्स कौन कौन से होने चाहिए, टीचर के पास कैसे टीचिंग एड्स होने चाहिए। एक बात हम देखें, ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें तो देखिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड और साथ में डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर और चौक है, और उसके बाद में रोल अप बोर्ड है, रोल अप बोर्ड, और आगे देखते हैं तो चार्ट है। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम के टीचिंग एड्स हैं। ये इनको हम एक साथ में कहेंगे ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, क्लासरूम इक्विपमेंट्स हैं ये,
इक्विपमेंट, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट है ये मानो। इनमें देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड और डस्टर और चौक, इन तीनों को मोस्ट वर्सेटाइल टीचिंग एड कहा गया है, टीचिंग एड्स कहा गया है, मोस्ट वर्सेटाइल टीचिंग एड्स कहा गया है, मोस्ट वर्सेटाइल टीचिंग एड्स हैं ये। दूसरी बात हम देखते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है क्योंकि इनके बिना कोई काम होता नहीं है, और ब्लैक बोर्ड अकेले ब्लैक बोर्ड को देखिए हम, ये लो इस ब्लैक बोर्ड अकेले को देखें तो इसको स्टैंडर्ड टीचिंग इक्विपमेंट कहा गया है या टीचिंग एड कहा गया है। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टीचिंग इक्विपमेंट है ये, या टीचिंग एड है, टीचिंग एड बोल दो, एक ही बात है, इक्विपमेंट बोल दो। स्टैंडर्ड टीचिंग इक्विपमेंट क्यों कहा गया है इसको? देखो क्वेश्चन आ सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्टैंडर्ड टीचिंग इक्विपमेंट कौन सा? ब्लैक बोर्ड है। अगर ऑप्शन में आ गया टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो निसंदेह आप कंप्यूटर को कर देते हो। कंप्यूटर नहीं, ब्लैक बोर्ड है, वो स्टैंडर्ड टीचिंग एड में आता है। क्यों आता है? क्योंकि बिकॉज इट, क्योंकि ये प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है, ए प्रोवाइड्स ए फोकल पॉइंट, मूल पॉइंट या वर्त पॉइंट ऑफ अटेंशन इन ऑल सिचुएशंस, ये फोकल पॉइंट ये है ऑफ अटेंशन का फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है, ये फोकस का फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टीचिंग एड कहा गया है। ये हुआ अपना टीचिंग एड के बारे में। चौथा पॉइंट है, आता है अभी अपने पास में, देखिए हम पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं जिनमें हमने सिलेक्शन पढ़ा, ग्रेडेशन पढ़ा, प्रेजेंटेशन पढ़ा, और अब आ जाइए हम इवेल्युएशन पढ़ रहे हैं। इवेल्युएशन का सिद्धांत है, इवेल्युएशन को पेडागोजी में टेस्टिंग भी कहा गया है, मूल्यांकन कहा गया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इवेल्युएशन के साथ खत्म होती है, न कि प्रेजेंटेशन के साथ में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित ये पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स, ये ध्यान में रखने की बात है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है हमारी, वो सिलेक्शन से शुरू होती है, और फिर वाया ग्रेडेशन और प्रेजेंटेशन होती हुई वो इवेल्युएशन के साथ खत्म होती है। ध्यान में रखने की बात है कि इवेल्युएशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। अब देखेंगे इसके बारे में, ये देखा था व्हाट हैज बीन लर्नड, क्या सिखाया गया है, क्या सीखा गया है, एंड टॉट, और क्या पढ़ाया गया है। क्योंकि इवेल्युएशन मात्र लर्निंग का ही नहीं होता, टीचिंग का भी होता है। इवेल्युएशन किस किस का होता है, ध्यान में रखने की बात है। टेस्टिंग किसकी होती है? लर्निंग की, स्टूडेंट्स के लर्निंग की, उन्होंने सीखा क्या क्या है। टीचर के टीचिंग की, कि उसने सिखाया क्या है, और टीचिंग मेथड की, कि किस मेथड से पढ़ाया गया। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है तो इसका मतलब टीचिंग मेथड है वो बच्चों के लिए सही कामगार सिद्ध नहीं हुई है, और ये सिलेबस का भी कुछ स्तर तक देखें तो इवेल्युएशन होता है। अब हम देखेंगे आगे, देखिए यहाँ पर इन चीज़ों का इवेल्युएशन होता है। इनके अलावा सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में हम देख सकते हैं कि ग्रामर का इवेल्युएशन होता है, बिल्कुल ग्रामर का, वो केब का भी इवेल्युएशन होता है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये दिए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन, इसका भी इवेल्युएशन होता है। LRS W का भी होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनका भी इवेल्युएशन होता है। इन सब का इवेल्युएशन होता है। अब देखिए किस प्रकार से सेकंड लैंग्वेज की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और फर्स्ट लैंग्वेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से अलग है। उसमें इवेल्युएशन के, फर्स्ट लैंग्वेज में इवेल्युएशन के इतने टॉपिक नहीं होते। चाहे इवेल्युएशन किसका भी है, कैसा भी हो रहा है, लेकिन इवेल्युएशन के कुछ कुछ मोटे मोटे गुण माने गए, और वो कौन कौन से हैं? वैलिडिटी, इवेल्युएशन में वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी, उसमें औचित्य होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ, अर्थात वो फाइनल स्कोरिंग में जुड़ना चाहिए। और रिलायबिलिटी, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें स्कोरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हो और उसमें आपने एक स्टोरी भी दे दी, एक लेटर भी दे दिया, एक ऐसे भी दे दिया, और कुछ ग्रामर भी दे दी, भाई आप उसकी स्कोरिंग कैसे करोगे? तो स्कोरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इकोनॉमी, मितव्ययी
सही होना चाहिए, टेस्ट समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैटर उसका किस निर्धारित समय में पूरा उसके इकोनॉमी होना चाहिए। और बैकवास ये कह रहा है जो कुछ पढ़ा दिया गया उसके पूरे का इवेल्युएशन होना चाहिए। अब कुछ एक डेफिनेट टेस्ट हम अपने पास में इवेल्युएशन है, उनके बारे में हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ये सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, ये क्या कहता है, ये कहता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमें क्या कह रहा है, ये हमें बता रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ लैंग्वेज का कितना पार्ट लैंग्वेज हैज बीन मास्टर्ड ओवर कि कितने पार्ट पर मास्टरी हासिल कर ली गई, लैंग्वेज के कितने पार्ट पर था, लैंग्वेज किस स्तर की आने लग गई है। इस टेस्ट में हमारी परीक्षा में हमें अनसीन पैसेज दिया जाता है और ये देखा था कि बच्चे को लिखे हुए में से लैंग्वेज किस स्तर पर पूछी जा सकती है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एक पार्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ही क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज दिया जाता है वो। अचीवमेंट टेस्ट ये बताता है हाउ मच पार्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल has been mastered over कोर्स मटेरियल का कितना पार्ट है उसके पर मास्टरी हासिल कर ली गई है, ये बात अचीवमेंट टेस्ट बताता है। इसमें सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं टेस्ट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये क्या कहता है, इसमें डिफिकल्टी एरिया देखा जाता है बच्चे का, डिफिकल्टी एरिया बच्चे को समझ में क्यों नहीं आता उसका डिफिकल्टी एरिया देखा जाता है, और साथ में बच्चे की एफिशिएंसीज देखी जाती हैं, बच्चे में कौन कौन सी कुशलताएं एफिशिएंसीज देखी जाती हैं, उसकी एफिशिएंसीज। और लिसनिंग टेस्ट ये टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट लिसनिंग टेस्ट होता है एब्सोल्यूट लिसनिंग टेस्ट। इसका दूसरा नाम प्योर लिसनिंग टेस्ट भी है, लिसनिंग टेस्ट है एब्सोल्यूट लिसनिंग टेस्ट, और दूसरा नाम इसका है प्योर लिसनिंग टेस्ट। इसमें लिसनिंग टेस्ट इसमें क्या देखा जाता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है अच्छी तरीके से, लेवल ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन साउंड समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, साउंड समझने की उसकी कैपेसिटी कैसी है, साउंड्स में डिफरेंस कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक दूसरा जो लिसनिंग टेस्ट होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा लिसनिंग टेस्ट है अपना कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट। ये लो दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट। इसमें यह देखा जाता है कि बोला हुआ समझता कितना है, अर्थात हमें यह कह सकते हैं इसमें बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव पावर देखी जाती है, समझ शक्ति देखी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर, वो उसका जजमेंट किया जाता है कि भाई किस लेवल की समझ शक्ति बच्चे में क्रिएट हुई है। स्पीकिंग टेस्ट में दो बातें देखी जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन बच्चे का प्रोनाउंसिएशन लेवल एक तो, और एक उसमें देखा जाता है उसका थॉट प्रोवोकिंग पावर उसकी कैसी है, थॉट प्रोवोकिंग पावर। और तीसरी बात देखी जाती है इसमें फ्लुएंसी देखी जाती है, तीन चीज देखी जाती हैं। फ्लुएंसी इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। रीडिंग टेस्ट में भी प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन और साइट ग्रास्पिंग देखी जाती है, साइट ग्रास्पिंग देखी जाती है कि एक साथ में कितने वर्ड्स को देख सकता है, बोल सकता है। और राइटिंग टेस्ट में बच्चे की ग्रामर देखी जाती है, ग्रामर है, और साथ में थॉट प्रोवोकिंग पावर देखी जाती है, इस प्रकार से इतने
टेस्ट सामान्यतया सभी बच्चों के लिए के होते हैं। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन आ गए हैं कुछ अपने पास में। फाइंड आउट द एग्जैक्ट सीक्वेंस, एग्जैक्ट सीक्वेंस का पता लगाइए आप। इसमें देखें, सिलेक्शन प्रेजेंटेशन, नो ये तो गलत हो गई, सिलेक्शन के बाद में ग्रेडेशन आना चाहिए, ग्रेडेशन है, प्रेजेंटेशन इवेल्युएशन, तो ये सही होगी। अभी हमने पढ़े हैं पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द सोल ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की सोल किसको कहा गया है? तो सिलेक्शन तो सोल नहीं है, ग्रेडेशन भी नहीं है, प्रेजेंटेशन, द कॉन्क्रीट टीचिंग इज टू बी कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ लेसन प्लान एंड एज द सोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एट्रिब्यूटेड टू इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से संबंधित, इन निम्न में से कौन सा इवेल्युएशन संबंधित है? पॉइंट नहीं है। इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल इवेल्युएशन लर्निंग की प्रोग्रेस दिखाता है। इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रोग्रेस भी दिखाता है। इट इंक्रीजेस द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्नर्स, बिल्कुल लर्नर की क्यूरियोसिटी भी बताता है। टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, बच्चे बड़े क्यूरियस होकर के आते हैं और वो इस बात के लिए क्यूरियस होते हैं कि उनका पेपर कैसा आएगा, और जब जाते हैं तो उनके अपेक्षा के अनुरूप पेपर हो जाता है तो वो बड़े खुश होकर के जाते हैं। और इट इंक्रीजेस द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ लर्नर्स, नो लर्नर की सोशल कॉम्पिटेंस को ये नहीं बढ़ाता है, तो ये यहां पर डी ऑप्शन है, ये नोट एट्रिब्यूटेड है इवैल्यूएशन के लिए। यहां पर इवैल्यूएशन मस्ट बी, इवैल्यूएशन होना चाहिए कैसा? स्कोरेबल, बिल्कुल होना चाहिए, इवैल्यूएशन स्कोरेबल होना चाहिए, स्कोरिंग कैपेसिटी इवैल्यूएशन में अवश्य होनी चाहिए। आगे रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए। बैकवर्ड, जो कुछ पीछे पड़ा है उस संपूर्ण का होना चाहिए। ऑल दिस बिल्कुल सही है। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट शोज, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या दिखाता है? द अचीवमेंट ऑफ कोर्स मटेरियल, नो ये तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये तो अचीवमेंट टेस्ट दिखाता है। हमने भी पढ़ा है अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट होता है तो। और द अचीवमेंट ऑफ ऑल ओवर लैंग्वेज, यस प्रोफिशिएंसी टेस्ट मींस एट व्हाट एक्सटेंट यू आर प्रोफिशिएंट टू डील विद द लैंग्वेज एज ए होल, संपूर्ण रूप से आप लैंग्वेज को डील करने में कितने प्रोफिशिएंट हो ये दिखाता है। और द कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट शोज, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट क्या बताता है हमें? इसमें देखेंगे, देखिए हमने अभी भी पढ़ा कि लिसनिंग टेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट लिसनिंग टेस्ट जिसको हम प्योर लिसनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन का लेवल देखता है, इसमें साउंड को पहचानने की क्षमता कैसी है। और कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट है कि ऑल ओवर लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी कितनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट शोज एन ऑल ओवर कमांड ओवर लैंग्वेज, बिल्कुल ए सही है। मैच द फॉलोइंग, हमें इसको मैच करना है। आइए, इंडक्टिव टीचिंग, इंडक्टिव टीचिंग तो एग्जाम्पल टू रूल होती है, इसको हमने मैच कर दिया यहाँ पर। उसके प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल डेफिनेटली स्पीकिंग है हमारी। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो दोबारा पढ़ाए जाने के लिए लिया जाता है। OHP एक टीचिंग एड है, OHP टीचिंग एड का नाम है। तो अब हम देखेंगे, देखिए P के साथ में 4 आ रहा अपना, P के साथ में 4 इसमें भी है और इसमें भी, इन दो में तो P के साथ 4 नहीं है भाई। उसके बाद में Q के साथ अपना 3 आ रहा है, Q के साथ 3 दोनों में है। उसके बाद में R के साथ अपना जो ये आ रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट टू बी रिटोट 2 दूसरा आ रहा है, बिल्कुल नीचे वाला उनसे OHP टीचिंग एड है, इसलिए ऑप्शन डी गोज टू बी द राइट आंसर। और हम आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑफ टीचिंग इज, अभी अभी हमने चर्चा की है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट किसको मानना है? ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि ये बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन इन ऑल सिचुएशंस टू ऑल द लर्नर्स, तो इसलिए ये ब्लैक बोर्ड है, ये स्टैंडर्ड टीचिंग इक्विपमेंट है। इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग इवैल्यूएशन मस्ट बी, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में इवैल्यूएशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए? ग्रामर एंड वोकैब का, ये हमने देखा होना चाहिए बिल्कुल। प्रोनाउंसिएशन पंक्चुएशन का भी होना चाहिए, स्पेलिंग एंड बेसिक स्किल्स का भी होना चाहिए, इन सब का होना चाहिए। आगे, एन इंग्लिश टीचर टेक्स द चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश टीचर अपने बच्चों का चैप्टर वाइज टेस्ट लेता है। व्हाट टाइप ऑफ ए टेस्ट इट इज इट? चैप्टर वाइज टेस्ट लिया, जो भी पढ़ा है उसी का टेस्ट लिया, तो ये कैसा टेस्ट है? ये बियॉन्ड डाउटेडली प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो ऑल ओवर लैंग्वेज पर प्रोफिशिएंसी हासिल हो गई कितनी, ये देखने के लिए होता है। इसमें तो एक प्रकार से अपना अनसीन पैसेज होता है, अचीवमेंट टेस्ट है बिल्कुल। तो कोर्स मटेरियल पर कितने पर एक प्रोफिशिएंसी हासिल हो गई या मास्टरी हासिल हो गई कोर्स मटेरियल पर, उसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। द मोस्ट टीचेबिलिटी इज देयर इन, सबसे ज्यादा टीचेबिलिटी किसमें है? अभी अभी हमने जो प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी सीखा था, लर्नेबिलिटी
का सिद्धांत और टीचेबिलिटी का सिद्धांत एक ही है दोनों। तो इन सब शब्दों में ज्यादा टीचेबिलिटी कौन सी है? बच्चे के पर्यावरण का जो वर्ड है उसमें ज्यादा टीचेबिलिटी मिलेगी। देखिए मिल्क, ब्यूटी, स्काई, वर्क, मिल्क उस बच्चे के पर्यावरण का वर्ड है, इसमें ज्यादा टीचेबिलिटी है। लिंग्वा फ्रैंका मींस, लिंग्वा फ्रैंका का क्या मतलब है? आया अपने, लिंग्वा फ्रैंका का मतलब है मीडिएटिंग लैंग्वेज है। यूएनओ ने इंग्लिश को लिंग्वा फ्रैंका अर्थात मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में सबसे पहले ऊपर टॉप रेंज पर चुना था। आज तो यूएनओ की मीडिएटिंग लैंग्वेज कई हो सकती हैं, लेकिन उस समय 1945 में जो टॉप प्लेस, जो टॉप रेंज दी गई थी एक मीडिएटिंग लैंग्वेज की, वो इंग्लिश को दी गई थी। तो इस प्रकार से साथियों ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है इंग्लिश। और मैं नहीं मानता ऐसा कि ये हमारे पढ़े हुए से बाहर से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएगा क्या। ऐसे ही कल हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे पेडागोजी में, टीचिंग में, हमारी मेथड में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।